बात हमें ये बता दो कि तुमने क्या ये चालू हो गया बेटा। आज हम लोग रिवीजन करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना। तुम्हारे चक्कर में 2 बार बोलना पड़ता है। और हमने तुमसे ये बताया था कि मान लो ये जमीन है और इस पे तुमने चने का बीज डाला। तुम भी जानते हो कि बीज पानी को एब्जॉर्ब करेगा, इसके बाद जर्मिनेशन होगा, सीडलिंग बाहर आएगा और ये चने का पौधा जो होता है अब हो गया मान लो 1 साल का। ये चने का पौधा मान लो हो गया 18 साल का। अब ये बारात लेके जाएगा और बारात लेके जाएगा। थोड़े दिन बाद तुमने देखा होगा चटरू मटरू पैदा होंगे। क्या पैदा होंगे? और एक दिन ऐसा आएगा कि ये बुजुर्ग हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगी और लेकिन तब तक इधर नरक फैला के चला जाएगा, अर्थात नई जनरेशन को जन्म देगा। तुम भी जानते हो कि प्रत्येक जीव में हमने तुमसे कहा था कि अगर हम ये पढ़ना चाहते हैं किसी सीड पे पढ़ा है तो सीड जर्मिनेशन से लेकर नेचुरल डेथ तक के समय को अगर अंडे देने वाले जानवर पे पढ़ाते तो ऐसा लगता है हैचिंग से लेकर नेचुरल डेथ तक, और बेबी पेरस एनिमल पे पढ़ाते तो ऐसा लगता है चाइल्ड बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के समय को हम लोग जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। और जीवन काल चाहे 14 साल को चाहे 140 साल को, प्रत्येक जीव इस जीवन काल को व्यतीत फिर से होता ना कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के समय को लाइफ स्पेन, या हैचिंग से लेकर नेचुरल डेथ तक के समय को लाइफ स्पेन, या सीड जर्मिनेशन से लेकर नेचुरल डेथ तक के समय को लाइफ स्पेन कहते हैं। और लाइफ स्पेन जो होती है इसका बताना कोई बॉडी साइज से कोई कोरिलेशन होता है कि नहीं होता है? जो कौवा का साइज है वही पैरट का साइज है। कोई एक जिंदा रहता कितने साल? 15 साल। कोई एक जिंदा रहता कितने साल? 140 साल। तो बताते हैं कि प्रत्येक जीव एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ ईयर तक जिंदा रहता है और इस सर्टेन पीरियड को अर्थात चाइल्ड बर्थ से लेकर डेथ तक के पीरियड को हम लोग जीवन काल कहते हैं। जीवन काल जो होता है उसका बॉडी साइज से कोई लेना देना नहीं है। पैरट और क्रो दोनों का बॉडी साइज एक समान है। कहां एक 15 साल जिंदा रहता है और एक रहता है इतने साल। तो जो भी तुम्हारी लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन के बाद बताते हैं जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सब राम नाम सत्य हो जाते हैं। क्या होते हैं? मर जाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ऐसा लगता है मल्टी सेलुलरिटी की कीमत चुकानी पड़ती है डेथ के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं मरते क्या? हाँ, नहीं मरते। तुमने देखा हो कि हम लोगों में जब जन्म होता है तो माना कि मम्मी में ओवा के रूप में डीएनए मिलता है, साइटोप्लाज्म के रूप में ऐसा लगता है मम्मी का शरीर भी मिलता है, लेकिन पापा का सिर्फ डीएनए ही अंदर जाता है। तो हम लोगों में ऐसा लगता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में जाती है सिर्फ डीएनए डीएनए डीएनए। कंटिन्यूटी होती है जर्म प्लाज्म की। किसकी होती है? कंटिन्यूटी। तभी हम लोग कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे इंदिरा गांधी के रूप में, इंदिरा गांधी जी अमर रहे राजीव गांधी के रूप में, राजीव गांधी अमर रहे राहुल गांधी में, राहुल गांधी क्या रहे पता नहीं है कि नहीं। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमने बहुत जल्दी स्पीड बढ़ा देंगे, टेंशन ना लेना। हमने तुमसे कहा था कि कंटिन्यूटी होती है एक्चुअली हम लोगों में डीएनए की। पीढ़ी दर पीढ़ी कौन जाता है? डीएनए। जो शरीर दिखता है इसके 2 हिस्सा होते हैं एक्चुअली। ये जो हिस्सा दिखता है इसको सोमैटोप्लाज्म कहते हैं। ये नश्वर होता है, मर जाता है और हम अपनी मरने से पहले संतान के रूप में आगे बढ़ा देते हैं किसको? डीएनए को। इसलिए हमने तुमसे कहा था। तो लेकिन तुम जानते हो अमीबा जो होता है, मान लो ये अमीबा, ये उसका साइटोप्लाज्म, ये उसका डीएनए। जब अमीबा में संतान पैदा करने की बारी आती तो चाकू चल जाता, नतीजा 2 संतानें बन जाती। ऐसा लगता दोनों में न्यूक्लियर पहुंच जाता, साइटोप्लाज्म भी पहुंच जाता। तो यहां कहो कि अमीबा में बाइनरी फिजन के चक्कर में अगली पीढ़ी में डर्मप्लाज्म भी जाता है और सोमैटोप्लाज्म भी जाता है। तो ये कहो ना कि अमीबा के 2 बच्चे, ऐसा लगता है अमीबा के शरीर के 2 टुकड़े क्या है? तो यहां ना शरीर मरता है ना डीएनए मरता है, न जर्म प्लाज्म मरता है न सोमैटोप्लाज्म मरता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसलिए अमर कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कहा जाता है कि इनको मल्टी सेलुलरिटी की कीमत चुकानी पड़ती मृत्यु के रूप में। तुम भी जानते हो हम लोगों के दादा परदादा महादादा सब लोग मर गए, फिर भी इस पृथ्वी से मानव जाति समाप्त नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि कोई तो ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो आप मरने से पहले अपने जैसी संतान पैदा करके चला जाता है। और इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसकी मदद से हम अपनी जैसी संतानें पैदा करते हैं इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है ये कई चीजों पर निर्भर करता है कि लिविंग बीइंग्स की मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो पानी में तक जीवित रहता है, हैबिटेट कैसा है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। बावजूद इसके बताते 2 ही मेन तरीके होते हैं। एक तरीका कहलाता है कौन सा? असेक्सुअल। एक तरीका कहलाता है सेक्सुअल। और हम तुम्हें बताएं कि एनसीईआरटी कहती है कि जब संतान प्राप्त हो जाए एक ही पेरेंट के शरीर से तो इसको असेक्सुअल कहते हैं। मम्मी पापा 2 प्राणियों की आवश्यकता पड़े तो इसको सेक्सुअल कहते हैं। हम कहते हैं ये परिभाषा थोड़ी लफड़े वाली है। तुम बस ऐसे समझो कि संतान प्राप्त हो, इधर से मान लो निकला ओवा, ओवा जब आया यहाँ पर इधर से गया स्पर्म चूचू चूचू करते हुए, दोनों फ्यूज हुए, तब जाके जाइगोट बना, उसमें चाकू चला, तब जाके संतान बनी। तो ऐसा संतान प्राप्त करने का तरीका जिसमें आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, पहले स्पर्म ओवा का फ्यूजन
होता, मतलब फर्टिलाइजेशन होता, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता, तब जाके संतान बनती है। तो इस तरीके को सदा ये कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें संतान प्राप्त होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और अगर हमने तुमसे कहा कि संतान प्राप्त करने का वो तरीका जिसमें स्पर्म ओवा का फ्यूजन ना हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन संतान प्राप्त हो जाए, सदा उसको कहना चाहिए क्या, असेक्सुअल। एग्जाम्पल के तौर पर तुमने हमारी एक सेल उसमें जंतर मंतर मारा और क्या हुक्म, मेरे आका शैतान तैयार हो गया, तो वो शैतान जो है सेक्सुअली बनाया गया या सेक्सुअली बनाया गया? तो हम तुम्हें बताएंगे पहली बात, ये वाला मेथड ऑलवेज यूनिपेरेंटल होता है। और हमने यहाँ कहा यहाँ नो फर्टिलाइजेशन, तो बताओ जब यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं है तो जो भी संतान बनी है वो चूंकि हमारे शरीर से बनी है तो उस संतान के सारे गुणसूत्र हमारे वाले होंगे, 4600 गुणसूत्र हमारे हैं, तो लक्षण किसके होंगे, हमारे या हमारी पत्नी के। 100% शुद्ध शाकाहारी मुर्गा पैदा होगा, सारे लक्षण हमारे होंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे यहाँ नो फर्टिलाइजेशन, और इसलिए नो वेरिएशंस, और जब वेरिएशंस नहीं होगी तो इसलिए इसका लीस्ट रोल होता है एवोल्यूशन में। और तुम भी जानते हो यहाँ जो भी संतानें बनेगी वो सब सकल सूरत में एक समान होगी, क्योंकि सब हमारी सेल छुटाई जंतर मंतर मारा, हमारी सेल छुटाई जंतर मंतर मारा। तो जितने 1000-2000 बच्चे पैदा करोगे उनके अंदर गुणसूत्र हमारे हैं तो गुण भी तो हमारे होंगे, तो सब एक दूसरे की फोटोकॉपी लगेंगे। अरे एक दूसरे की फोटोकॉपी छोड़ो, हमारी फोटोकॉपी लगेंगे। तो इस तरह से हमने कहा था कि दीज ऑफस्प्रिंग्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर, इसलिए और ऐसे इनको कहते हैं, ये भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, क्लोन। अच्छा ये बताओ, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कैसा प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है कि कॉम्प्लिकेटेड? बहुत ही सिंपल है, ना बारात ले जानी है ना दहेज देना है। पहली बात, सेल छुटाओ जंतर मंतर, सेल छुटाओ जंतर मंतर, क्या हुक्म मेरे आका, इससे भी सरल कुछ होगा क्या? पहली बात तो सिंपल प्रोसेस होता है, और हमने तुमसे कहा कि यहाँ टाइम भी नहीं लगता, सेल छुटाओ जंतर मंतर, क्या हुक्म मेरे आका, ये सिंपल और फास्ट प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम तुम्हें इसकी बात बताएं कि ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है इसमें सब कुछ उल्टा होता है। पहला एक ये है कि बताओ, अच्छा यहाँ संतान प्राप्त करने के लिए एक ही शरीर से प्राप्त हो जाता है, मम्मी पापा दो प्राणियों का तो ये यूजुअली बाई पेरेंटल होता है। टीनिया जैसे केस में यूनिपेरेंटल भी हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ ऐसे ही सोमेटिक सेल से संतान प्राप्त हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होगा। और हमने तुमसे कहा था यहाँ जो भी संतानें पैदा होती सब एक दूसरे की सकल सूरत में सिमिलर होती है, अलग अलग होती है। बिल्कुल ऐसे सोचो जैसे तुम 3 भाई बहन हो, तुम मान लो 3 भाई बहन हो और तुम कंपनी वही है, अर्थात वही पापा वही मम्मी, फिर भी तुम तीनों भाई बहन 100% सकल सूरत में एक समान नहीं हो, कुछ वेरिएशन है, लक्षणों में अंतर है। हो सकता तुम में से कोई एक डॉक्टर बन जाए, कोई एक इंजीनियर बन जाए और कोई एक कलेक्टर बन जाए ना। तो इस तरह से हमने कहा था कि ये बाई पेरेंटल होता है, यहाँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन संतान प्राप्त होती है, यहाँ वेरिएशंस होती है, और जहाँ वेरिएशंस होती हैं वहीं नई नई जातियां बनने का चांस होता है। अच्छा यहाँ बड़ा खोकट होती है, पहले तो 18 साल को तब तो सरकारी परमिशन मिलता है वोट डालने का, पास होता ना, और फिर जो है बारात ले जाओ, और बारात लेने के बाद शादी हो भी गई 3-4 साल ऐसे बिस पटाखा निकल जाते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट जनरेशन आने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ क्या, जंतर मंतर, अगले 24 घंटे में शैतान तैयार, जंतर मंतर अगले। तो पर से बताना कौन सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये, कौन सा स्लो प्रोसेस है ये, कौन सा फास्ट प्रोसेस है ये, जरा सोच बताओ अच्छा कौन सा है, अच्छा कौन सा है, सेक्सुअल प्रोसेस है। अभी बताते तुम्हें मारे अच्छा है। हमने तुमसे बताया था कि चूंकि दोनों प्रोसेस भगवान ने बनाए, दोनों में अच्छाइयां दोनों में बुराइयां। सेक्सुअल प्रोसेस इसलिए अच्छा है, ये सेक्सुअल वाला पहले इसकी बात बता दे, ये इसलिए अच्छा है कि सोचो तुम चाहते हो कि गंगवार सर ही बरसों बरस बायोलॉजी पढ़ाए, तुमको पढ़ाए, तुम्हारे नाती पोते पढ़ाए, संती पंती पढ़ाए, एक समय बाद लाइफ स्पेन कंप्लीट करने के बाद हम तो मर जाएंगे, और तुम चाहते हो यही बुलंद आवाज रहे, यही जोश रहे। तो हमने तुमसे कहा एक बात है, हमें मरने से पहले हमारा क्लोन बना के रख लो, और नतीजा हम मर जाएंगे, हमारा क्लोन पड़ेगा, बिल्कुल सेम पिच होगी, सेम आवाज होगी। अब वो मर जाए उससे पहले उसका क्लोन बना लो। तो ये वो तरीका है जिसकी मदद से हम कैरेक्टर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन संरक्षित रख सकते हैं, कंजर्व रख सकते हैं। तो अच्छा तरीका हुआ कि बुरा तरीका है? ये अच्छा तरीका है ना। लेकिन सोचो इसमें बुराई क्या है कि मान लो ऐसा समझो कि तुमने 1000 बच्चे हमारे पैदा कर लिए, दिक्कत है क्या, जंतर मंतर बच्चा, जंतर मंतर 1000 बच्चे पैदा कर लिए, तुमने कहा गुरुजी सपरिवार हमारी बारात में आना, हम मान लो पहुंच गए 101 बाबा 1001, हमारे 1000 बच्चे आए, हमें पनीर पसंद था, चूंकि बच्चे हमारे हैं तो उनको भी पनीर पसंद हो गया, पनीर वाले भगोना टूट पड़े, पनीर हो गया खत्म। मेरा बच्चा पहला वाला लड़ गया, कम का तूने ज्यादा पनीर ले लिया, पहला वाला चौथे लड़ गया, तूने पनीर, सब उठा पटक हुई, तुम्हारी शादी के चक्कर में हमारे हजारों बच्चे मारे गए, तुम्हारे चक्कर में हमारा वंश बर्बाद हो गया ना। अच्छा हुआ कि खराब हुआ?
तो यहाँ वेरिएशन नहीं होती, ये खराबी है। तो इसलिए विनाश होने का चांस ज्यादा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि करैक्टर को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखा जा सकता है, कंजर्व रखा जा सकता है, वेरिएशन नहीं होता है। ये अच्छाई है इसमें। ये अच्छाई है कि सोचो कि अगर नीट में सारे बच्चों के 600 नंबर आए, बताओ डॉक्टर कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा, क्योंकि तो यहाँ वेरिएशन नहीं होती। इसलिए अच्छा, अगर 600 नंबर आए, किसी के 599 आए, किसी के 598, 97, 96 आए, तो एमसीआई के पास चांस होता है अच्छे अच्छे लक्षणों वाले बच्चों को सिलेक्ट कर ले और उनसे कहे जाओ तुम डॉक्टर बनो जाके, अर्थात डॉक्टर नाम की जात में बदल जाओ। बाकी लोगों से कहे दोबारा गंगवार सर कोचिंग पढ़ो जाके। तो हमने तुम्हें बताया ये कि जहां वेरिएशन होती है वही सिलेक्शन होता है और नेचुरल सिलेक्शन के फलस्वरूप नई जात बन जाती है। तो इस तरह से इवोल्यूशन और न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन के लिए ये अच्छा होता है और लक्षणों को कंजर्व रखने के लिए ये अच्छा होता है। कोई समझा? तो इस तरह से हमने बताया। देखिए जरा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने तरीके होते हैं। नंबर एक बाई, बहुत जल्दी निकलेंगे, बाई सेल डिवीजन। नंबर 1 बाई सेल डिवीजन। और सेल माने सेल माने एक कोशिका। इसका मतलब ये वाला मेथड उन्हीं जानवरों पर लागू होता है, जीवों पर लागू होता है जिनका शरीर एक कोश की होता है। क्या मोनरन्स यूनिसेलर होते हैं? क्या प्रोटिस्टेंट्स यूनिसेलर होते हैं? तो जैसे मान लो अमीबा है और हम तुम्हें बताएंगे ये माइटोसिस या एमाइटोसिस द्वारा जब इक्वल डाटर्स में बढ़ जाता है तो इसको कहते हैं बाई माने एक, फिजन माने ब्रेक डाउन। तो इसको मेथड को क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई यूनिसेलर पेरेंट दो डाटर्स में डूब जाए लेकिन एक डाटर सेल का साइज बड़ा बन जाए, एक छोटा हो जाए, अनइक्वल बनते हैं, तो इसको कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं? क्या तुमने ईस्ट का नाम सुना है क्या? लेकिन कभी कभी हम तुम्हें बताएं, अमीबा को हमने देखा जब विषम परिस्थितियां आने वाली होती हैं तो अमीबा जिसमें मान लो ये फिंगर लाइक प्रोसेस था अर्थात सीडोपोडिया था, जब जान लेता तालाब सूखने वाला है, मर सकते हैं, तो क्या करता है ये अमीबा अपने सीडोपोडिया को एब्जॉर्ब कर लेता, गोल मटोल होता है और ऊपर से अपने शरीर के चारों तरफ हेलमेट लगा लेता कम वक्त, और वो भी सिंगल लेयर्ड नहीं हेलमेट लगाता है। कितने लेयर्ड लगाता है? कितने लेयर? 3 लेयर्ड। और इस तरह से सुरक्षा कवच बन जाती है, सिस्ट बन जाती है। अमीबा इसके अंदर फंस गया, इस अवस्था को कहते हैं इंसिस्टमेंट। क्या कहते हैं? अब जाके अंदर चाकू चलता है, 2, 4, 8 तमाम अमीबा बन जाते हैं, मोर देन 2 बन जाते, तो इसको मल्टी कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इंसिस्टमेंट एंड मल्टीपल फिजन द्वारा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है किसमें? अमीबा में। किसमें होता है? फिर से बताओ। अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके हैं? अभी तक हमने पहले बताया क्या? बाई सेल डिवीजन। क्या बताया? इतने बड़े जीव पे लागू होगा कि यूनिसेलर पे, यूनिसेलर जीवों पर लागू होगा। यूनिसेलर कौन होते हैं? बैक्टीरिया। कौन होते हैं? और प्रोटिस्टेंट्स कौन होते हैं? और जब कोई यूनिसेलर पेरेंट माइटोसिस द्वारा 2 इक्वल डाटर में बढ़ जाए, दोनों सेल का साइज बराबर है, तो क्या कहोगे? बाई माने 2, फिजन माने ब्रेकडाउन। क्या कहोगे? छोटे बड़े हो तो मोर देन 2 में टूट जाए तो मल्टीपल फिजन, मोर देन 2 में टूट जाए तो मल्टीपल। लेकिन अमीबा में स्पेशल केस देखा गया, वो अपने चारों तरफ 3 लेयर सुरक्षा कवच बना लेता है, तो इस मल्टीप्लिकेशन को स्यूडोस्पोरिलेशन भी कहते थे। क्या कहते थे? और जो अंदर से बच्चे बनते हैं उनको कहते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडियोस्पोर्स। हम तुम्हें बताएंगे अभी कि इस तरह से तमाम तरीके होते हैं। दूसरा तरीका होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हमने कहा बडिंग। क्या कहा? बडिंग। क्या तुमने हाइड्रा का नाम सुना है क्या? हाइड्रा में ये फूला पोर्शन होता है, इसको गैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, तमाम टेंटाकल्स होते हैं, इसी गैस्ट्रिक और स्टार्क रीजन के जंक्शन पर किसी सेल्स का मास बन जाता है जिसको बड कहते हैं, जो टूटकर जमीन पर गिरती है, नए हाइड्रा को जन्म देती है। तो इस तरह से अगर तुमसे ये पूछा जाए कि बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन किसमें होता है, तो होश में जवाब देना। ऐसे तो ईस्ट में भी शब्द बोला जाता है, हाइड्रा में भी बोला जाता है, लेकिन यूनिसेलर कौन है? ईस्ट। मल्टीसेलर कौन है? हाइड्रा। तो ये ध्यान रखना हमें कौन सा आंसर लगाना है। ठीक, हम तुम्हें बताएंगे कि तुमने अगर इस स्पंजिस को देखा हो। किसको देखा हो? स्पंजिस। वैसे तो पानी में रहते हैं, मान लो पानी में रहते हैं, और ये कोई है स्पंज, नाम है मान लो ल्यूकोसोलिन, ऐसे समझाने के लिए कह रहे हैं। अब तुम भी जानते हो जब पानी सूखेगा तो मछली भी मर जाएगी, अर्थात पानी वाले एनिमल्स मर जाएंगे। तो मरने से पहले क्या करते हैं, इनके बॉडी में यहाँ पर सेल्स के मांस बन जाते हैं, और इन सेल्स के मांस को कहते हैं, बूंदी के लड्डू को कहते हैं जिम्म्यूल। क्या कहते हैं? ये चाहे जिम्म्यूल कर दो चाहे इंटरनल बड कर दो, क्योंकि ये शरीर के अंदर बनती है। चलो तुम्हें पता, जो स्पंजिस होती है शरीर में जेली लाइक लेयर भी होती है जिसको मीजोगिया कहते हैं। इनके शरीर में तमाम कांटे भी होते हैं जिनको कहते हैं स्पिक्यूल्स। क्या कहते हैं? और बीच में शरीर में छोटे छोटे छेद भी होते हैं जिनको कहते हैं पोर, ऑस्टिया। ये डायग्राम एनसीईआरटी में बनाया, बस उसमें बेड़ा बेड़ा काट के दिखाया। बेड़ा बेड़ा इसको 20 से काट दे तो ऐसा लगेगा कि बेड़ी बेड़ी काट के दिखाएं तो ऐसा लगता है ये है मेजेनकाइम या मीजोग्लिया, और इसमें कहीं कहीं धसी है ये पोरोसाइट, इसलिए ये दिख रहा ऑस्टिया, और जगह जगह पर ऐसे धसे हैं कांटे, और साथ साथ हम तुम्हें बताएंगे ये है बीच में लड्डू अर्थात जिम्म्यूल। तो इस तरह से जिम्मुलेशन द्वारा अर्थात भाई जिम्म्यूल द्वारा कौन करते हैं? स्पंजिस। कौन करते हैं? स्पंजिस। तुमने एक शब्द सुना होगा, बोलो फटाफट, कौन सा?
फ्रेगमेंटेशन, क्या सुना? फ्रेगमेंट माने टुकड़ा होता। बताते स्टारफिश हो, सितारा मछली, उसकी कोई भी आर्म काट दो, 1 से 2 बन जाएगी, प्रत्येक फ्रेगमेंट से 1 2 बन जाता है। स्पंजिज में भी बड़ी रीजनरेशन पावर होती है। तो चाहे प्लांट की बात करें, जिनका शरीर धागेनुमा होता है, सब फ्रेगमेंटेशन करते हैं। चाहे तुम्हें हम बताएं यूरोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा जैसे फिलामेंटस एल्गी क्यों ना हो, फंगल हाइफी क्यों ना हो, मॉस्का प्रोटोनिमा क्यों ना हो, पावर ऑफ रीजनरेशन के चक्कर में तमाम ऑर्गेनिज्म ऐसा कर लेते हैं। इसके बाद एक मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम तुम्हें बताएंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम तुम्हें बताएंगे कि हमको ये पढ़ाया जाता था कि मान लो ये कोई प्लांट है, और प्लांट के तुम भी जानते हो कि रूट, स्टेम, लीफ 3 पार्ट होते हैं। इन तीनों पार्ट को वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। इन्हीं के टुकड़े कर दिए जाए, 1 से 2 बन जाए, तो फिर वेजिटेटिव पार्ट के फ्रेगमेंट से अगर टुकड़े बन जाए तो इस मेथड को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते थे। क्या तुमने कभी ध्यान करो, जब तुमने स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ा था, 3 प्रकार के पढ़े थे। कुछ अंडरग्राउंड स्टेम पढ़े थे, कुछ सब एरियल पढ़े थे, कुछ एरियल पढ़े थे। याद आया? अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे पहले हम लोग ध्यान आया राइजोम, नंबर 2 ट्यूबर, नंबर 3 कॉर्म, नंबर 4 बल्ब। याद आए? यहाँ तुम्हें याद आया रनर, रनर याद आए, नंबर 2 सकर याद आए, नंबर 3 स्टोलन याद आए, नंबर अगला ऑफसेट याद आया। और यहाँ पर भी तमाम पढ़ते थे, सबके नाम नहीं बताएंगे, लेकिन अंत में तुमने बुलबुल याद आया, बुलबुल याद आया नहीं याद आया? तो इस तरह से हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि जितने अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, और तो चाहे राइजोम हो, ट्यूबर हो, कॉर्म, यहाँ तुम्हें ध्यान लोटस, टर्मरिक, जिंजर एंड बनाना पढ़ा करते थे, इसमें पोटैटो पढ़ा करते थे, इसमें कोलोकेशिया पढ़ा करते थे, इसमें आगे पढ़ा अनियन गार्लिक पढ़ा करते थे ना। तो ये जितने हैं इनके आलू के टुकड़े करो, जमीन में गाड़ो, 1 से 2 बन जाए। अच्छा बताओ, आलू देखा है कभी? उसके वो मॉडिफाइड स्टेम होता है, क्योंकि जो स्टेम होते हैं उनमें जगह जगह गांठें होती हैं, और गांठों पर ही निकलती बड। तो साइड से बड निकली तो इसको चाहे लेटरल बड कहो, चाहे एक्सिलरी बड कहो। तो बताओ, पोटैटो ट्यूबर पर जो आंख होती है वास्तव में एपिकल बड है कि एक्सिलरी बड है? आलू की आंख जो है एक प्रकार की एक्सिलरी बड है, और वो हमने तुमसे कहा था। तो आलू के टुकड़े इसलिए करते हैं, 1 से 2 बन जाते हैं। तो इस तरह से राइजोम एज ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटैटो के केस में ट्यूबर को भी कर सकते हैं, कोलोकेशिया के केस में कर सकते हैं, और बुलबुल। और जितने ये होते हैं ये भी सब जैसे दूब घास है, उसके टुकड़े तोड़ फेंक दो, 2 टुकड़े से 2 पौधे बन जाते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये सब भी दर्शाते हैं। अभी तुमसे कहा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट प्रोसेस होता है, तो ऐसा ही एक एग्जांपल है ऑफसेट का, जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ। क्या नाम है? बताते हैं अंग्रेज जो है बाहर से लाए थे तालाब में, क्योंकि इसकी पत्ती और फूल बड़ा सुंदर होता था, और क्योंकि असेक्सुअल ये ऑफसेट जो थे द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करती थी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फास्ट प्रोसेस होता, देखते देखते पूरे तालाब में वाटर हाइसिंथ हो जाती थी। नतीजा इस पौधा पूरी ऑक्सीजन चूस लेती थी, और बिना ऑक्सीजन के मछलियां मरने लग जाती। तुम ये जानते हो बंगाल का मुख्य भोजन क्या है? दाल चावल और मछली। तो वहां जो है मछलियां मर जाती है, भोजन का अकाल पड़ जाता है, त्राहिमाम हो जाती है। ऐसा लगता है अकाल पड़ गया, आतंक हो गया। तो टेरर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं? तो इसको कहते हैं, किसको कहते हैं? वाटर हाइसिंथ। फिर से बताना। इसके बाद हम तुम्हें एक और बताएंगे मेथड, जिसका नाम है बाई स्पोर। क्या नाम है? मान लो जैसे हमने तुमसे ये कहा कि ये कोई जीव है जिसका नाम है यूलोथ्रिक्स, ठीक है, और यूलोथ्रिक्स के शरीर में सेल डिवीजन हुआ, और अंदर से निकल के आया थिन वाल्ड, लेकिन इसके ऊपर फ्लैजला है, तो पानी में स्विमिंग करेगा बिल्कुल जूलॉजी की तरह। तो थिन वाल्ड मोटाइल स्पोर्स को जू स्पोर कहते हैं। अंदर से स्पोर बन के आया, लेकिन उसके ऊपर फ्लैजला नहीं, तो पानी में स्विमिंग नहीं कर पाएगा। थिन वाल्ड नॉन मोटाइल स्पोर को एप्लाइनोस्पोर कहते थे। अंदर से स्पोर बनाया के ऊपर लेकिन दीवार थिक है, थिक वाल्ड स्पोर को हिप्नोस्पोर कहते हैं। इस तरह से भांत प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, लेकिन कॉमनेस्ट टाइप का स्पोर तो यही होता है। कौन सा होता है? जू स्पोर कॉमनेस्ट टाइप होते हैं। ऐसे ही जैसे पेंसिलियन नाम का फफूंदी हो, और वो ऐसे जमीन पर पड़ा होता है, तो जैसे मम्मी पहले लोई बनाती है, उसका सांप बनाती है, फिर एक एक करके लोई नोचती है, ऐसे यहाँ से ऐसे टूट के स्पोर निकल के आते हैं। ये स्पोर शरीर के बाहर बनते हैं, एक जो जीनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, और इनको कहते हैं कोनिडियो स्पोर। क्या कहते हैं? चाहे कोनिडियो स्पोर कह दो, चाहे कोनिडिया, कोनिडियो स्पोर या कोनिडिया। टेंशन न लेना, बहुत स्पीड कर देगा अभी थोड़ी देर में। अभी स्पीड बढ़ाते हैं। कोई समझा? क्या समझा? कि प्रत्येक जीव एक सर्टेन पीरियड तक जिंदा रहता है। सीड जर्मिनेशन से लेकर डेथ तक के प्रोसेस को, डेथ तक है कि नेचुरल डेथ का है? लाइफ स्पेन कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। बॉडी साइज से कोई लेना देना है कि नहीं? कौवा कितने साल? पैरट लाइफ स्पेन कुछ भी हो, मृत्यु होना है। सारे मल्टीसेलुलर आर्मी की मृत्यु होनी है। यूनिसेलुलर आर्मी में मृत्यु होती नहीं होती? वो अमर होते हैं, इमॉर्टल होते हैं।
अच्छा ये बताओ कि हम लोग मॉर्टल होते हैं, हम लोग मर जाते ना, तो मरने से पहले अपनी संतान पैदा करके छोड़ जाते हैं। संतान पैदा करने वाले बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या कहा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का तरीका इनमें से कौन है? डिपेंड तो हैबिटेट पर भी कर रहा है, डिपेंड तो स्ट्रक्चर पर भी कर रहा है, लेकिन मोटे मोटे दो ही तरीके होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। विदाउट फर्टिलाइजेशन संतान प्राप्त हो जाए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो। असेक्सुअल मेथड फास्ट होता है, सिंपल प्रोसेस होता है, यूनिपेरेंटल होता है, ना के बराबर वेरिएशन होती हैं, इसलिए इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता है। उल्टा बोले तो लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी कंजर्व रखेगा। फास्ट प्रोसेस होता है। नंबर 1 बाई सेल डिवीजन, नंबर 1 बाई सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी 3 शब्द, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग। स्पोरुलेशन किसमें होता है? अमीबा में। अमीबा एडवर्स कंडीशन, विषम परिस्थितियों में तालाब सूखने पर सिस्ट बना लेता है। सिंगल लेयर होती है, 3 लेयर होती है। अंदर जो डॉक्टर अमीबी बनते हैं उनको स्यूडोपोडियो स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडियो स्पोर्स। अच्छा बताओ, एक्सटर्नल बडिंग किसमें होती है? हाइड्रा में। जिम्युलेशन किसमें होता है? स्पंजिज में। जिम्यूल बना के दिखाया था क्या? अच्छा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा, फ्रेगमेंट माने टुकड़ा, ऐसा कोई सांप जैसा प्लांट जिसकी बॉडी थ्रेड लाइक हो, थ्रेड को तोड़ो 2 बन जाएंगे। तो तुमने फंगल हाइफी जिनको कहते हैं देखे क्या? यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगोरा धागानुमा होता क्या? मॉस का प्रोटोनिमा धागानुमा होता क्या? तो उसमें अच्छा, ये तो वेजेटेटिव वनस्पति से संबंधित है, रूट स्टेम वनस्पति कहलाते हैं। इनके टुकड़े कर दो तो बन जाए। पक्का तुमने जानते हो कि गन्ना के केस में स्टेम का टुकड़ा किया जाता है, ब्रायोफिल्म के केस में लीफ से पौधा बन जाता है, ब्रायोफिल्म के केस में ना, और शकरकंदी के केस में जड़ से बन जाता है। पता, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक ऐसा नाटक है जिसको हमारे गार्डनर और फार्मर ने इसका फायदा उठाया। वो जबरदस्ती आलू काट काट के जमीन में गाड़ने लगे और फसल तैयार करने लगे ना। तो इस तरह से हमारे गार्डनर फार्मर ने, दोनों ने खूब इसका एक्सप्लॉयटेशन किया। हम जल्दी कर देंगे, टेंशन ना लेना। इसके बाद आई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बात बता ही चुके। इन्हीं सबसे एक रिलेटेड एक शब्द होता है और जिसका नाम है पार्थिनोजेनेसिस। क्या नाम है? पार्थिनोजेनेसिस। याद आया? हम तुम्हें एक बात बताया करते हैं, बच्चा इधर ही देखो फटाफट। जैसे तुम ध्यान करो, तुमने महाभारत का नाम सुना है और उसमें तुमने देखा हो कर्ण का जन्म सुना था। जो कर्ण महाराज थे वो क्या हुआ, जरा गौर से सोचो। हम तुमसे बात कहते हैं कि सोचो, इधर से निकला ओवा, है कि नहीं? सोचो तुम्हारे दादाजी शांति से सो रहे थे छत पे खटिया डाल के, किसी कमबख्त ने रॉकेट चलाया, वो छुर्र करते हुए तुम्हारे बाबा के पेट में आके घुस गया। पापा खर्राटे मार के सोते रहेंगे कि एक्टिव हो जाएंगे? जाग जाएंगे। पूरे मोहल्ले को एक ही तराजू में तौल देंगे रात भर में ना। वो रात भर गरियाएंगे कि कलयुगी औलाद चैन से सोने नहीं देती। सोचो, हाथी जैसा शरीर बाबा का, जरा सा रॉकेट ओके आके घुस गया पेट में, तब तो एक्टिव हो गए, गरियाने लगे। और जितना बड़ा शरीर, इतना ही बड़ा कहीं रॉकेट घुस जाए तो आजीवन एक्टिव हो जाए, है कि नहीं? हम तुम्हें बताना ये चाहते हैं कि जब इस ओवा के पास स्पर्म आके इंसर्ट होता है तो ये 2 काम कर देता है। एक तो 23 क्रोमोसोम होते हैं ओवा के पास, 23 क्रोमोसोम अपने दे देता है स्पर्म। नतीजा जाइगोट में फिर से क्रोमोसोम उतने ही हो जाते हैं जितने हमारी प्रत्येक बॉडी सेल में होते हैं। कितने? 46। एक बात। दूसरी बात, तो एक तो क्रोमोसोम नंबर डबल कर देता है, और दूसरी बात क्या करता है, ये ओवा को एक्टिव कर देता, उत्तेजित कर देता, जिससे इसमें सेल डिवीजन होने लगता है। 2, 4, 8, 16, 32 सेल बनती है और वो सेल ऑर्गेनाइज होकर पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेती है। तो फर्टिलाइजेशन में 2 इंपॉर्टेंट घटनाएं होती है। नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो जाता है, और नंबर 2, ओवा में सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, हम तुमसे ये कहते हैं, सोचो यहां स्पर्म ना घुसे, बजाय उसके ओवा के हम सुई चुभो दे, यानी कि तुम्हारे बाबा के पेट में रॉकेट ना घुसोए, आलपिन चुभो दे, तो भी तो बाबा जाग जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरह से बताते हैं, अगर किसी तरह से इस ओवा को बजाय स्पर्म किसी और मेथड से उत्तेजित कर दिया जाए तो भी इसमें सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। 2, 4, 8, 16, 32 हजारों सेल्स बन जाती है, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। डेवलपमेंट ऑफ बच्चा फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तुम भी जानते हो कि सूर्य भगवान इतने ऊपर है, ट्रिलियन किलोमीटर दूर, और इतनी एनर्जी छोड़ते हैं कि यहां पसीना छूट जाता है। कुंती के तो साक्षात सामने आ गए थे सूर्य भगवान, और उन्होंने ऐसे दिया आशीर्वाद। बाई चांस कुंती की फैलोपियन ट्यूब में उसी समय ओवा निकला होगा, और हमने खुद अपनी आंखों देखा, किरणें सीधी ओवा पे गिरी, ओवा कुलकुलाने लगा, अर्थात एक्टिव हो गया, सेल डिवीजन हो गया, और बन गया शैतान जिसका नाम था कर्ण। क्या नाम था? कौन बन गया? कर्ण बन गया। इस तरह से डेवलपमेंट पहले ऐसा हो जाता था। बजरंगबली बाबा लंका से लौट रहे थे, रास्ते में लड़का मिला, बोले पापा पापा हम भी चलेंगे। बोले तुम कहां से आ गए? हम तो बाल ब्रह्मचारी। अरे बोले नहीं, जब आप समुद्र से जा रहे थे ना तो नजर पड़ गई थी। अब सोचो, बजरंगबली बाबा इतने ताकतवर, इतने एनर्जी से लबालब,
कि जो देख ले उनको वो एनर्जी से एक्टिव हो जाए। बोलो ना, पहले ऐसा होता था, पहले जिसको अगर आशीर्वाद दे दिया विजयी भव, विजयी होता था, पुत्रवती भव, पुत्रवती। तो अब खुद में खड़े होने दम नहीं है और आशीर्वाद देते सदा खुश रहो। ना गुरु जी खुश रहते ना आशीर्वाद लेने वाला खुश रहता, जानते हो ना, क्योंकि अब मिस पटाखा। तो हम तुम्हें बताना चाहते पता डेवलपमेंट। अच्छा एक बात सुनो, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। और तुम्हें हम बताएं कि हनी बीज होते हैं, हनी बी के जो द्रोणाचार्य होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। क्या तुमने टर्की नाम की चिड़िया सुनी है? ऐसा ही होता है। क्या तुमने एक रोटी फर्श का नाम सुना? ऐसा ही होते हैं, पार्थिनोजेनेसिस द्वारा कुछ लिजर्ड तक रब्ज कर लेती है। बात सुनो बेटा, बात सुनो। इस तरह से रिप्रोडक्शन के दो तरीके बताए। जब हम लिविंग बींग्स पढ़ते हैं, सबसे पहला पढ़ते हैं मोनरा, दूसरा पढ़ते हैं प्रोटिस्टा, तीसरा पढ़ते हैं फंजाई, चौथा पढ़ते हैं प्लांटी और अगला पढ़ते हैं एनिमलिया। प्लांटी में भी सबसे पहला पढ़ते हैं थैलोफाइटा, फिर पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा, फिर पढ़ते हैं टेडोफाइटा, फिर पढ़ते हैं जिम्नोफाइटा, फिर पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म। हम तुम्हें बताएंगे कि यहाँ से लेकर लोअर प्लांट तक जब भी रिप्रोडक्शन की बारी आती है, ये मोस्टली जो होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। क्या करते हैं? असेक्सुअल। लेकिन जब विषम परिस्थितियां आती हैं तो इसको रोककर स्विच ऑफ कर देते हैं और स्विच ऑन कर लेते हैं कौन सा वाला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूजुअली ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ये शिफ्ट हो जाते हैं विषम परिस्थितियां आने पर, एडवर्स कंडीशन आने पर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपनाने लगते हैं। बाकी ये जो प्लांट होते हैं ये बोथ टाइप का मेथड समान रूप से लगभग अपनाते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। क्यों? हम लोगों में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? कौन सा होता है? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होता है? हम लोगों में ऐसा नहीं कि टांग काट के गमला गाड़ दिया, नया दिलीप गंगार तैयार, गुलाब की टहनी की तरह। हम लोगों में फिर से बताओ, दो मेथड होते हैं। लोअर प्लांट मेनली कैसा करते हैं? एडवर्स कंडीशन आने पर कौन सा करने लगते हैं? हायर प्लांट मेनली कैसा करते हैं? दोनों करते हैं, सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों करते हैं। और एनिमल्स में मोस्टली कौन सा होता है? एसेक्सुअल। बताते हैं चाहे जितने ऑर्गेनिज्म हो, अगर रिप्रोडक्शन की बारी आए तो तुम जरा एक बात देखो कि मान लो अभी कहा था ये बच्चा पैदा हुआ, ये हो गया 1 साल का, ये हो गया 16 साल का और ये ले गया बारात, और हमने तुमसे बोला कि मान लो इसके चटरू मटरू है ना, और राम नाम सत्य है। तो हम तुम्हें ये बताना चाहते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, चाहे लोअर प्लांट हो, हायर ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, सभी के मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है। पौधे कैसे दिखते हैं, इंसान कैसा दिखता है, सभी की फिजियोलॉजी अलग अलग होती है, हैबिटेट अलग अलग हो सकता है, बावजूद सभी के रिप्रोडक्शन में कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है। पहली बात तो ये है कि सभी के जो जीवन का जो 3 अवस्थाएं हमने बोली हैं, वो कौन कौन सी बोली हैं? यहां से यहां तक रूट स्टेम लीफ की साइज बढ़ता है, इसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं। अगर एनिमल पर पढ़ा रहे तो इसी को कहते हैं जुवेनाइल फेज। क्या कहते हैं? और यहां से फ्लावरिंग होती है, इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। और बाद में आती कौन सी फेज? तो कहते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के रिप्रोडक्शन में एक कॉमन सिमिलरिटी देखने को मिलती है कि रिप्रोडक्टिव फेज तभी शुरू हो पाएगी जब ये वाली फेज कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल वैसे समझो कोई बच्चा पैदा हुआ अभी 6 महीने को पाया और तुमसे कहो बेटा हमें नाती पोते खिलाने का मन कर रहा है, कहां से ला दे नाती पोता? अभी खुद है वो नाती पोता है। जब तक वो 18 साल पार नहीं कर जाएगा, एज ऑफ प्यूबर्टी नहीं आ जाएगी, तब तक वो रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं होगा। तो पहली बात, रिप्रोडक्टिव फेज तभी शुरू होती है जब वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो जाती है। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि मान लो ये है चचा बतौले और ये है मान लो जलेबी बाई, और हमने तुमसे कहा कि मान लो ये हो गए 18 साल के, तो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव हो गया। सबसे पहले तो इनके शरीर में जूजू बने, स्पर्मेटोजोआ, इनके शरीर में जूजू बने, ओवा। तो जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो सभी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन में पहली फेज तो यही पढ़ाएंगे, गैमीट बने। क्या कहेंगे? गैमीटोजेनेसिस। फिर हम तुम्हें बताएं कि ओवा यही अंदर बैठा रहेगा फैलोपियन ट्यूब में, तो मेल गेज को पहुंचाना पड़ेगा। तो दूसरी हेडिंग का नाम है गैमीट ट्रांसफर। क्या नाम होगा? और फिर जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये चटरू मटरू आपस में मिलेंगे और यहाँ चूचू चूचू, तो मतलब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन जाएगा, फिर उसमें चाकू चलेगा, तब जाके बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा? तो इस तरह से हमने बताया क्योंकि रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होती हैं वो कॉमन होती हैं। और ये भी कहा था कि इतनी सारी इवेंट्स में से जो सबसे क्रिटिकल और वाइटल इवेंट है वो रिप्रोडक्शन है, अर्थात फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमीट है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी के आधार पर हमने सभी घटनाओं को 3 भागों में बांट दिया। इससे ऊपर की घटनाओं को फर्टिलाइजेशन से पहले की घटनाओं को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कह दिए, इसको फर्टिलाइजेशन इवेंट से इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो सभी के रिप्रोडक्शन में इतनी सारी घटनाएं दिखाई नहीं पड़ती। पता तो है ये जो जीवन के 4-3 चक्र हैं
3 फेजेज हैं। ये फेजेज जो होती हैं बताते हैं प्लांट में, सभी प्लांट में स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। जितने 1 वर्षीय पौधे होते हैं, जितने 2 वर्षीय पौधे होते हैं, उनके जीवन में एक बार फ्लावरिंग होती है, एक ही बार फूल लगते हैं। ऐसे समझो कि तुमने किस सरसों का पौधा खेत में डाला, छोटा सा पौधा उगाया, पौधा थोड़ा बड़ा हो गया, पौधा थोड़ा बड़ा हो गया, फिर इसमें फूल लगे पीले पीले, बाद में फूल जो है झड़ गए, पत्ती लीफ वो बन गई, फली बन गई, और बाद में पौधा भी बेचारा मरने लगा। तो तुम समझ जाओगे कि जब तक फूल नहीं लगे थे तब तक जीवन की ये वाली अवस्था आती थी, कौन सी? वेजिटेटिव। और जब 1-1.5 महीना फूल लगे रहे तब तक जीवन की कौन सी अवस्था है? ये वाली। और बाद में फूल गिर गए, पौधा मुरझाने लगा, तो जीवन की कौन सी अवस्था? ये। तो जितने 1 वर्षीय पौधे होते हैं, जितने 2 वर्षीय पौधे होते हैं, चूंकि ये मोनोकार्पिक होते हैं, जीवन में एक बार फ्लावरिंग होती है, तो जब तक फ्लावरिंग नहीं हुई तब तक जीवन की पहली अवस्था। जब फ्लावरिंग चल रही है, रिप्रोडक्टिव फेज, और जब पत्तियां फूल गिर जाते हैं, फली बन जाती है, सरसों की फली बन जाती है, उस अवस्था को कहते हैं ये वाली फेज, बुढ़ापा फेज, सेनेसेंस फेज, सेनेसेंस फेज कहते हैं। लेकिन हम तुमसे कहें, जितने बहुवर्षीय पौधे होते हैं, आम, अमरूद, कटहल, इस तरह के पौधे होते हैं, बरसों बरस जिंदा रहते हैं। और तुम भी जानते हो आम में हर साल बौर आता है, तो हम तुम्हें ये नहीं समझाता है कि जब बौर आया तो उसको क्या कहें? रिप्रोडक्टिव फेज। और फिर जो 6 महीने बौर नहीं आया तब का क्या? बच्चा फेज। जैसे मान लो हमारे एक बार बच्चा पैदा हुआ, फिर 10-12 साल नहीं हुआ, तो क्या हम बचपन में वापस पहुंच गए थे क्या? बोलो। एक बार अगर शादी के लायक हो गए तो वापस बचपन में वेजिटेटिव फेज में नहीं जाएंगे। तो हमने तुमसे कहा कि जो पेरिनियल प्लांट होते हैं उनमें जीवन की तीनों अवस्थाएं बहुत स्पष्ट नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि इनमें जो फ्लावरिंग पैटर्न होता है अलग अलग प्रकार का होता है। बहुत से पौधे तो है सीजनल होते हैं, जैसे अमरूद है, आम है, कटहल है। लेकिन हम तुम्हें बैम्बू प्लांट की बड़ी खास बात होता है, 50 साल का जब हो जाएगा, 100 साल का हो जाएगा, तब एक बार फ्लावरिंग होगी, मर गया कम मगर, तो समझ नहीं आता कि सेनेसेंस फेज इसके जीवन में बनी कि नहीं बनी। और लेकिन तुमने स्ट्रोबोलेंथस कुंथियाना का नाम सुना, नीलकरोजी कहते हैं, तमिलनाडु सुना, कर्नाटक सुना, केरल सुना। ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग पड़ता है। 2006 के बाद कब क्या होगा? 2018 में कब क्या होगा? और बताते हैं 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करती है, तो इसमें इतने फूल लगते हैं। तो इस तरह से जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं इनमें जीवन की तीनों अवस्थाएं समझ में नहीं आती, लेकिन जो एनुअल बाइनियल होते हैं इनमें बहुत ही स्पष्ट समझ में आती है। फ्लावरिंग से पहले वेजिटेटिव, फ्लावरिंग के दौरान रिप्रोडक्टिव, और बाद में सेनेसेंस फेज। पता तुम्हें? इसी तरह एनिमल्स की बात करें, अगर एनिमल्स में भी तुम जानते हो कुछ अंडे देने वाले होते, ओविपेरस कहलाते हैं, बच्चे देने वाले होते, विविपेरस कहलाते हैं। अच्छे अंडे जो होती है मुर्गियां साल भर रोज पट देते हैं कि कुछ ही महीनों देते हैं? कुछ ही महीनों। जो ओविपेरस होते हैं सीजनल होते हैं, कुछ ही सीजन में अंडे देते हैं। ये अलग बात है कि मुर्गी पालन जब किया गया तो जो मुर्गियां पाली गई वो जबरदस्ती अंडा दिलवाई जाती है, वो अंडा बच्चे पैदा करने के काम नहीं आते, खाने के काम आते हैं, तो वहां रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल ही नहीं होते जो पोल्ट्री फार्म वाले अंडे होते हैं। इसलिए वहां ये नहीं कह सकते हो कि वो मुर्गी कंटिन्यूअस ब्रीडर है, नहीं, वो सीजनल ही होती है। पोल्ट्री फार्म वाली जबरदस्ती नहीं। जो बच्चे देने वाले जानवर हैं, शेर भी बच्चे देता है, हम लोग भी बच्चे देते हैं, अर्थात जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, और जो हम लोग होते हैं अर्थात प्राइमेट्स होते हैं। पता, जितने बच्चे देने वाले जानवर होते हैं इनके यूट्रस में परिवर्तन होता है, लेकिन तुम भी जानते हो कुत्ते जो है झुंड पूरी साल नहीं घूमते, कुछ खास महीनों में कुत्ते झुंड घूमते, पता नहीं कहां जाया करते, सबको पता है ना। तो वो अक्टूबर के आसपास उनकी ब्रीडिंग सीजन होती है, और बाकी साल भर वो कपुलेशन नहीं करते हैं। तो जब ब्रीडिंग होता है उसी समय उनके यूट्रस में चेंज होता है, हर महीने उनके यूट्रस में चेंज नहीं होता है, इसलिए उनके यूट्रस में होने वाले चेंजेस को ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जितने वाइल्ड एनिमल हैं वो हमेशा सीजनल होते हैं, ईस्ट्रस साइकिल चलती है। प्राइमेट्स अर्थात मैन एक मंकी होते हैं, इनके हर महीने यूट्रस में चेंज होता है, मैन माने मंथ होता है, इसलिए ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। तो बताना हम ये चाहते हैं कि जो ईस्ट्रस साइकिल वाले जीव होते हैं उनमें जीवन की तीनों अवस्थाएं बिल्कुल स्पष्ट समझ में आती हैं। जैसे मान लो ह्यूमन फीमेल हो, कोई लड़की हो, तुम जानते हो बचपन से लेकर 13 साल की उम्र तक उनमें शरीर का विकास होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, अर्थात हमने कहा तब तक हम लोगों ने कन्या मानते, कन्या खिलाते हैं। लेकिन 13 साल के बाद जब यूट्रस एक्टिव हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, तो 13 साल से लेकर 50 साल तक उनमें संतान पैदा करने की क्षमता होती है, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज चल रही होती है। और 50 साल के बाद मेंस्ट्रुएशन बंद होता है, ओवरी से ओवा बनना बंद हो जाता है, नतीजा हम समझ जाते हैं कि इनमें अब संतान पैदा करने की क्षमता नहीं आई, और गाल पे झुर्रियां भी पड़ जाती। कौन सी अवस्था आ गई? बुढ़ापा फेज। तो एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज मार्क है अगली अवस्था का, अर्थात सेनेसेंस फेज का। याद आया? अच्छा बताओ, बुढ़ापे में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है कि घट जाती है? कार्य क्षमता बढ़ जाती है, घट जाती है? अपने 80 साल के बाबा से कहना, बाबा पीटी करोगे, अगर जोश में कर भी नहीं तो टांगे अकड़ जाएंगी, फिर चटर पटर करोगे तब हाथ सीधे हो पाएंगे ना। तो इस तरह से मेटाबॉलिक इफिशियंसी भी घट जाती है बुढ़ापे में, और अंत में मृत्यु हो जाती है। पक्का? अच्छा एक बात बताओ,
किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर, चाहे वो फोटोसिंथेसिस ही क्यों ना हो, किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को दो ही प्रकार के फैक्टर प्रभावित करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक फैक्टर प्लांट में पढ़ाते हैं तो उनको प्लांट फैक्टर कहते हैं या इंटरनल फैक्टर कहते हैं। तो हम तुम्हें बताएं जीवन में 3 अवस्था हैं, इनमें कौन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ट्रांजिशन कराता है, बदलाव करवाता है? तो बायोटिक फैक्टर में तो कह दो हार्मोन्स, और एबायोटिक फैक्टर में हीट और टेम्परेचर, लाइट, विंड, वेलोसिटी, समझते होगे ना। चलो एक बात होता है तुम्हें, इतने सारे काम थे। पहला काम था गैमीटोजेनेसिस। क्या नाम था? थोड़ा सा स्लो हो गया ना, स्लो हो गया, नहीं स्लो हो गया। चलो पढ़ते हैं। गैमीटोजेनेसिस मानो होता, जेनेसिस मानो होता पैदा होना, अर्थात गैमीट्स का बनना गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। हम तुम्हें बताएंगे कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म खुद में हेप्लॉइड है और ये स्पर्म या ओवा बनाना चाहता है, कहा जाता है गैमीट्स आर ऑलवेज हेप्लॉइड। तो अगर ऑर्गेनिज्म हेप्लॉइड है और वो हेप्लॉइड गैमीट ही बनाना चाहता है तो कौन सा विभाजन होना चाहिए? समसूत्री। कौन सा? माइटोसिस। माइटोसिस। और जैसे मान लो ये इंसान है, इंसान डिप्लॉइड होता है और ये गैमीट बनाना चाहता है, गैमीट्स आर ऑलवेज हेप्लॉइड। तो जब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमीट्स बनाता है तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा होगा? मियोसिस। कौन सा होगा? मियोसिस होता है। हम तुम्हें बताएं जब मोनरा पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, प्लांट फंजाई पढ़ते हैं और थैलोफाइटा पढ़ते हैं, ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं, टेडोफाइटा पढ़ते हैं, जिम्नो पढ़ते हैं, एंजियो पढ़ते हैं और फिर पढ़ते हैं किंगडम एनिमलिया। हम तुम्हें बताएंगे अप टू ब्रायोफाइट मेन बॉडी ऐसी होती है हेप्लॉइड। तो अप टू ब्रायोफाइट गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है? माइटोसिस से। और इसमें कैसे होगा पता? जिस बॉडी सेल में मियोसिस होता है उसको मियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मियोसाइट। जैसे मान लो ये हमारे टेस्टिस है, उनके अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस सेल में जाके अगर मियोसिस होता है तो इस सेल को क्या कहोगे? मियोसाइट। तो अगर हम तुमसे ये बोले कि इंसान की मियोसाइट में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो बताओ जर्म से गैमेट में कितने होंगे? 23। अच्छा अनियन में बताओ 16 क्रोमोसोम होते हैं। कहाँ होते हैं? अनियन की सोमैटिक सेल में। याद आया? जरा ऑफियोग्लोसम में कितने क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो इस तरह से गैमीट का बनना गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। जो खुद में हेप्लॉइड होता है वो समसूत्री विभाजन द्वारा बनाता है, जो खुद में डिप्लॉइड होता है वो अर्धसूत्री। देखें कौन होता है? कठिन सवाल। हनी बी में oogenesis का काम, अंडे बनने का काम कैसे होगा? मियोसिस द्वारा। हनी बी में स्पर्मेटोजेनेसिस का काम कैसे होगा? क्योंकि हनी बी के जो द्रोणाचार्य होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बने थे, पार्थिनोजेनेसिस से बने थे, इसलिए उनमें कैसे होगा? माइटोसिस। पक्का? चलो खैर, फिलहाल जैसे भी बने हो, चाहे माइटोसिस से बने हो चाहे मियोसिस से बने हो, कुल मिला के बन तो गए ना गैमीट। अब गैमीट जब बन के आए तो शकल सूरत में कैसे हैं? जैसे तुमने ज्यादातर एल्गी में देखा हो कि एल्गी जो होते हैं उनमें जो गैमीट्स बन के आते हैं वो शकल सूरत में एक प्रकार के होते हैं। चाहे ये मान लो एक तरफ फीमेल बना ली, एक तरफ मेल बना ली, इधर से गैमीट बन के आया दिखने में मान लो ऐसा है, इधर से गैमीट बन के आया वो भी दिखने में ऐसा है, तो दोनों शकल सूरत में एक समान है। तो ऐसे गैमीट को क्या कहोगे? होमोगैमीट्स। क्या कहोगे? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स। तुम जानते हो हम लोगों में क्या होता है? हम लोगों में ऐसा ही होता है, अंडा होता है अंडाकार और ये स्पर्म होता है स्पिंडल शेप, और ये नॉन मोटाइल, कहाँ ये मोटाइल, कहाँ ये लार्जर साइज का, ये सूखी छुआरा हो गया चूहा जैसा। तो जब गैमीट्स बन के आए मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग प्रकार को कंडीशन को होमोगैमीट्स कहोगे, हेटेरोगैमीट्स कहोगे? तो चाहे यूरोथ्रिक्स हो, स्पाइरोगायरा हो, क्लैडोफोरा हो, उनमें कौन सी कंडीशन होती है? होमोगैमीट्स। किस कौन सी होती है? और ह्यूमन हो तो कैसी होगी? इसमें ऐसी होती। कैसी होती है? फिर से बताओ, जब तक हम इधर देख रहे हैं कि फ्यूकस में कैसी होती है? फ्यूकस में कैसी होती है? एक बात बता रहे थे कि चलो गैमीट्स बन गए, कहाँ से बने? एक ही शरीर में मेल फीमेल गैमीट दोनों बन गए कि अलग अलग शरीर में मेल फीमेल गैमीट दोनों बने? अर्थात हम तुम्हें जरा बता दें थोड़ी देर सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लो ऐसा हुआ, दो ही प्रकार की सेक्सुअलिटी होती है, एक नाम है HMB। क्या नाम है? चाहे तो कह दो हर्मैफ्रोडाइट। क्या कह दो? हर्मैफ्रोडाइट कह दो। चाहे एम माने मोनोइसियस कह दो, चाहे यहाँ कह दो बी माने बाइसेक्सुअल। एक ही बात होती है, हालांकि थोड़ा अंतर होता है। और इसको फिर उल्टा बोलो, चाहे डायोसियस कह दो और चाहे यूनिसेक्सुअल कह दो। क्या कह दो?
तो इस तरह से दो प्रकार के जीव होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, मतलब मोनोइसियस भी होते हैं और डाइइसियस भी होते हैं। चलो अगले पेज पे अच्छा बताते हैं। मान लो जैसे कोई ये पानी में उगा है एल्गी, ये उसकी तमाम ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच को बड़ा बना के दिखाएं तो पता चला कि यहाँ कहीं कोई ऑर्गन बन गया, सेक्स ऑर्गन बन गया, यहाँ कोई मान लो कोई सेक्स ऑर्गन बन गया। तो हम तुम्हें बताएं, जैसे अपने घर में सोचो कि एक कुर्सी पड़ी है, पापा मम्मी दोनों लोग हैं, कुर्सी पे कौन बैठेगा, पापा या मम्मी? भारत एक पुरुष प्रधान देश है, यहाँ मेल को थोड़ा ऊपर सुपीरियर पोजीशन में रखा जाता है पब्लिकली। समझ पाए? बोलो। घर में अंदर तो मुर्गा भी बनाए जाते हैं, अंडा भी दिलवाया जाता है। तो मेरी आप हो चाहे बाप हो, उससे क्या लेना देना? बात को समझो बहुत जल्दी लिया। हाँ, इस थोड़ा सांस लेने के लिए ऐसे मजाक करते हैं। तो ज्यादातर कोई भी एनिमल हो, प्लांट हो, मेल सेक्स ऑर्गन हमेशा सुपीरियर पोजीशन में बनते, फीमेल सेक्स ऑर्गन इंफीरियर। लेकिन ये इतने पगलेट टाइप के पौधा था जिसका नाम था कोई एल्गी, क्या नाम था? कारा। यहाँ उल्टा हो गया, ये मेल सेक्स ऑर्गन नीचे बनते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर बनते हैं, इसलिए ये लेबलिंग करवाई जाती है। कुल मिला के एक ही प्लांट पर दोनों सेक्स ऑर्गन है, इसलिए एक ही प्लांट मेल फीमेल गैमेट दोनों बनाएगा। एचएमबी बोले क्या बोले इसको? एचएमबी, अर्थात यही है। मोनो माने एक होता है, जब एक ही शरीर पर दोनों सेक्स ऑर्गन हो तो मोनोइसियस कंडीशन कहते हैं। तो कह दो ये कारा हर्माफ्रोडाइट है, या कह दो मोनोइसियस है, या कह दो बाइसेक्सुअल है। लेकिन तुमने अगर मर्केंसिया का डायग्राम देखा हो, ऐसे दोनों पान के पत्ता जैसे दिखते जरूर है मर्केंसिया, लेकिन इसके ऊपर जो झुंझुना बनता है, जो इसके ऊपर झुंझुना बनता है अर्थात सेक्स ऑर्गन बनता है, इनमें से एक होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन और एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन। तो यहां पर दोनों बॉडी एक ही है कि अलग अलग? दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन अलग शरीर पर, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग शरीर से। कंडीशन को कहेंगे डायसियस कंडीशन। क्या कहेंगे? डायसियस। नहीं समझ आया तो फिर से समझो। जैसे तुमने मान लो ये मटर का पौधा देखा हो और इसका मान लो हमने फूल बनाया, ये बनाया भी गाइनोसियम मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये बनाया एंड्रोसियम का स्टेमेन मतलब मेल सेक्स ऑर्गन। तो बताओ मटर का प्लांट कैसा है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल बोले मोनोइसियस है, मोनोइसियस है। देखो बाइसेक्सुअल मोनोइसियस में क्या अंतर है, अगले एग्जाम्पल में गजब का समझ में आएगा। तुमने अगर कभी मक्का का पौधा देखा हो, ऊपर की तरफ खूब ऐसे बालियां देखी होंगी और जिसमें ऐसे खूब धूल सी उड़ती रहती है, नीचे लेकिन तुमने भुट्टा देखा होगा, भुट्टा पे यहाँ पर दाने लगे होते हैं, इन्हीं दानों की मूछें बाहर लटकती रहती हैं और कागज के अंदर बंद रहता है, ऐसे देखा? तो जो भुट्टा होता है ये फीमेल फ्लावर का झुंड होता है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है, और ये जो ऊपर बालियां लगी रहती है ये मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो यहाँ जो मक्का के दाने हैं ये फीमेल फ्लावर हैं, अर्थात यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, पिस्टिलेट फ्लावर है। यहाँ सिर्फ गाइनोसियम होता है, एंड्रोसियम नहीं होता है। और ये ऊपर होते हैं, इन पे ये मेल फ्लावरों का है, अर्थात यहाँ गाइनोसियम नहीं होता है, सिर्फ एंड्रोसियम होता है। तो बात को समझो, यहाँ फूल यूनिसेक्सुअल है, बावजूद ये मक्का का पौधा कहेगा कि ये मेल गैमेट तो मेरा है, ये फीमेल गैमेट तो मेरा है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने के बावजूद ये मक्का का पौधा कैसा कहलाएगा? मोनोइसियस। कैसा कहलाएगा? मोनोइसियस कहलाएगा, मोनोइसियस। तो अंतर समझ पाए? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल शब्द सेक्स ऑर्गन के लिए बोला जाता है, इससे शब्द पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए बोला जाता है। क्या तुमने पपीता का नाम सुना? मान लो पपीता का पौधा है, सिर्फ गाइनोसियम लगा है, पपीता का पौधा है और सिर्फ मान लो स्टेमेन लगा है, तो फिर ये ऐसे क्या कहोगे? डायसियस कहोगे। क्या कहोगे? बिल्कुल उनकी तरह। अच्छा, इंसान कैसा है? इधर की तरफ है कि इधर की तरफ? तो हम लोगों में मम्मी अलग पापा अलग, हम लोग डायसियस वाले हैं। अच्छा, अर्थवर्म कैसा होता है? अर्थवर्म में तुम जानते हो 10वें 11वें सेगमेंट पर होते हैं टेस्टिस, 12/13 इंटर सेगमेंटल ग्रुप पे होती है ओवरी। तो एक ही अर्थवर्म में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, इसलिए अर्थवर्म कैसा कहलाएगा? एचएमबी कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? समझ पाए तो बताओ। साइकस और पाइनस में से कौन है मोनोइसियस? है पाइनस है मोनोइसियस, और कौन है डायसियस? साइकस। पक्का? इस तरह से हमने तुम्हें सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स बताने के बाद अगली एडिट को ज्यादा स्लो हो गया। अब मेन है कि हमें फीमेल मेल पहचाना है। इधर समझना बच्चा, जैसे हमने तुमसे ये कहा कि ज्यादातर केसेस में क्या देखा गया, फीमेल गैमेट अपनी जगह पर बैठा रहता है और मेल गैमेट को खुद जाना पड़ता है इस फीमेल गैमेट के पास। जब तक ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, चाऊ माऊ कैसे होगा?
फ्यूजन कैसे होगा, और जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तभी जाके जाइगोट बनेगा, नेक्स्ट जनरेशन की शुरुआत हो पाएगी। तो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि तुम भी जानते हो, अगर तुमने कभी एल्गी को देखा हो, ये एल्गी मान लो है, यही बनते हैं गैमीट्स। अगर तुमने कभी एल्गी को देखा हो, यही बनते हैं गैमीट्स और पानी में ही बनते हैं और फ्यूज होते हैं, तब जाके जाइगोट बन जाता है। तो एल्गी में देखा हो। अगर तुमने ब्रायोफाइट का ध्यान दिया हो, मेल ब्रांच होती थी, इस पे लगते थे एंथीडियम, यहाँ बनती थी सुराही अर्थात आर्चिगोनिया, पानी बरसता था, बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड आके फ्यूज होते थे। अगर तुमने कभी टेरिडोफाइट का नाम सुना हो, यहाँ कहीं बनती थी सुराही, इनको कहते थे आर्चिगोनिया, यहाँ बनते थे कांच के कंचा, इनमें बनते थे एंथीरोजॉइड, यहाँ चले जाते। तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि जितने लोअर प्लांट होते हैं अप टू टेरिडोफाइट, यहाँ गैमीट ट्रांसफर होता है किसके द्वारा? थ्रू वाटर। किसके द्वारा होता है? थ्रू वाटर होता है। लेकिन तुमने जिम्नोस्पर्म का नाम सुना हो, तुमने एंजियोस्पर्म का नाम सुना हो। जैसे एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें तुमने मान लो ये है गाइनोसियम, तुमने सुना, ये है स्टेमिन, इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर फर्स्ट मेल फीमेल गैमीट होता है, वो आगे तब जाके फर्टिलाइज होता है। तो जितने सीडेड प्लांट होते हैं, सीडेड प्लांट दो ही होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उनमें मेल गैमीट को वो फीमेल गैमीट तक लाता है कौन? पॉलन ग्रेन। क्या नाम होता है? और ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये अलग बात है, वाटर ला सकता है, विंड ला सकती है और इंसेक्ट ला सकते हैं, एनिमल्स ला सकते हैं ना। लेकिन तुम भी जानते हो हम लोगों में ऐसे नहीं होता है। हम लोगों में पहले दो प्राणी गले मिलते हैं और गले मिलने को कपुलेशन कहते हैं। उसी कपुलेशन के दौरान मेल बॉडी से स्पर्म निकलकर फीमेल बॉडी में चले जाते हैं और उसको तो क्वाइटस होता है और उसी समय इंसेमिनेशन होता है। क्या होता है? इंसेमिनेशन। तो कपुलेशन एंड इंसेमिनेशन होता है किसमें? मेल में। और उसमें बढ़ाए क्या है? वही बना। हाँ तो सुनो, बढ़ा देंगे कल बढ़ाएंगे बहुत तेजी। तो हम ये कह रहे थे कि फिर से बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितनी इवेंट हैं? 3। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में भी स्वयं दो पहलू, कौन कौन से? पहले तो चचा और चाची के अंदर गैमीट्स बने, गैमीटोजेनेसिस। फिर क्या होगा? गैमीटो ट्रांसफर। फिर होगा फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमीट। फिर बनेगा बच्चा, एम्ब्रियोजेनेसिस। पक्का? फिर से बताओ भाई, गैमीट्स बनते हैं कैसे? माइटोसिस से, मियोसिस से? डिपेंड करता है प्लॉइडी से। अगर हेप्लॉइड है कोई तो, डिप्लॉइड है तो, क्योंकि गैमीट्स आर ऑलवेज, जो गैमीट्स बन के आए सकल सूरत में एक समान है तो होमोगैमीट्स। होमो ने समान, जैसे होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। और आपस में गड़बड़े छोटे बड़े है तो हेटेरो। अच्छा ये बताओ कि कारा में कैसे होंगे? कैसे होंगे? समझ गया? यूरोथ्रिक्स स्पायरोगारम कैसे होंगे? यूरोथ्रिक्स स्पायरोगारम कैसे होंगे? अच्छा क्लेडोफोरा में कैसे होंगे? फ्यूकस में कैसे होंगे? इंसान में कैसे होंगे? अच्छा मेल फीमेल गैमीट एक ही शरीर बन जाए तो इसको मोनोसिस कहोगे? एचएमबी कहोगे? अलग अलग शरीर बने तो? इंसान कैसा है? डायसियस है? साइकस डायसियस है? पाइनस मोनोसियस है? पक्का? अच्छा एक बात बता दे तुम्हें, अब बात आई जब गैमीट ट्रांसफर होता है तो अप टू टेरिडोफाइट गैमीट ट्रांसफर कौन कराएगा? वाटर। सीडेड प्लांट किसको कहते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। भले एक नेकेड सीडेड होता है, एक इनक्लोज्ड सीडेड होता है। सीडेड प्लांट में कौन ट्रांसफर करता है? पॉलन ग्रेन। और हमने कहा एनिमल्स में कैसे होता है? कपुलेशन एंड इंसेमिनेशन द्वारा। चलो हमने मान लिया किसी तरह मेल फीमेल गैमीट एक दूसरे के संपर्क में आ ही गए, अब उनमें होगा आपस में फ्यूजन, और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड सिंगैमी। क्या कहते हैं? सिन माने फ्यूजन होता है। एक बीमारी के लक्षण हो तो डिजीज कहलाती, कई बीमारियों के लक्षण फ्यूज हो जाए तो सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इस तरह से हमने कहा था सिंगैमी होगा। सिंगैमी को हम थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ा दें, कई तरीके से हम पढ़ाया करते हैं। एक तो इस आधार पर पढ़ाते हैं कि मेल फीमेल गैमीट आए कहां से, फिर ऐसे पढ़ाते हैं वो मेल फीमेल गैमीट सकल सूरत में कैसे हैं, फिर इस ऐसे भी पढ़ाते हैं कि उनका मिलन होता कहां है। जैसे तुम जानते हो, इधर सुनो बच्चा, जैसे टीनिया सोलियम होता है जो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है, और इसी टीनिया सोलियम में क्या होता है? इसी के अंदर ओवा बनता है, इसी के अंदर स्पर्म बनता है, आपस में हो जाता है चाऊ माऊ। तो हम तुम्हें कहेंगे इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को इंडोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहे इंडोगैमी कह दो, चाहे इसी को कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? सेल्फ। मगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन की कंडीशन है एनिमल को बाइसेक्सुअल होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? अर्थात इसी के अंदर स्पर्म होना चाहिए, इसी को अंदर ओवा, तब खुद है स्वतः जनन कर लेगा। अब हम लोगों में मतलब अलग है, पापा अलग है, मम्मी अलग है, गैमीट्स अलग अलग सोर्स से आएंगे, तो इसको कहते हैं एक्सोगैमी। क्या कहते हैं?
चाहे एक्सोगैमी कह दो, चाहे इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ज्यादातर एनिमल्स में ऐसे ही होता है। अच्छा, तुम्हें बता चुके हैं मॉर्फोलॉजी के आधार पर, तुम जानते हो एल्गी पढ़ाते तब बोला, तब खूब ध्यान आया, आइसोगैमी शब्द याद आया, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजी, सिमिलर गैमीट एंड आइसोगैमी याद आया, उलाला उलाला याद आया, ऊगैमी। तो ये हम लोग एल्गी में ढेर कायदे से समझेंगे, कायदे से। लेकिन फर्टिलाइजेशन अर्थात मेल फीमेल गैमीट का मिलन हुआ कहाँ? मान लो ये पहाड़ है, यहाँ से गंगा जी निकली और पहुंच गई समुद्र की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तुम भी जानते हो कि जो फ्रेश वाटर होता है वो मीठा पानी कहलाता है, इसमें साल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। तो हम तुमसे ये कहना चाहते हैं, जो जानवर पानी में रहते हैं, खासतौर से फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये अंडे यही रिलीज कर सकते हैं। लेकिन जिस समय फीमेल की बॉडी से अंडा निकले, उसी समय चचा के शरीर से अर्थात मेल के शरीर से स्पर्म भी निकलना चाहिए, स्पर्म भी निकलना चाहिए। तो इनमें ग्रेट सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, तभी ये मेल फीमेल आपस में फ्यूज हो पाएंगे। तो जब मेल फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी अर्थात स्पेशली पानी में फ्यूज होते हैं तो इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा बहुत चांस है कि अंडा पहुंच जाए बनारस, स्पर्म तब तक पीछे ही इलाहाबाद पहुंच पाया, चू 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 चू। तो हमने कहा यह बिछड़ने का चांस है, बर्बादी के चांस है, स्पर्म और ओवा लॉस होने का चांस है। इसलिए जिन जिन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये कम मात्रा में गैमेट्स बनाएंगे कि लार्ज क्वांटिटी में, कि 1000-2000 बर्बाद हो जाए तो इनकी सेहत में कोई फर्क ना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, यही फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, यहीं पर होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बच्चा बनेगा। और तुम भी जानते हो कि पानी में पानी वाला सांप आता है, पता चले सांप मेंढक के लार्वा खा गया, तो जो ये होते हैं ये बर्बाद होने के चांस होते हैं। ये एक्वाटिक एनिमल्स द्वारा इनका शिकार हो सकता है, प्रेडेशन होता है, इसलिए ये लार्ज क्वांटिटी में। पता तुम्हें यहाँ ऐसा हो सकता है कि ओवा बनारस पहुंच जाए, स्पर्म इलाहाबाद पहुंच गया, दोनों को बिछड़ने के चांस है, फर्टिलाइजेशन के चांस घट जाएंगे। इसी चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन को और लॉस को रोकने के लिए, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए भगवान ने फिर नया तरीका अपनाया और उस तरीका को नाम दिया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या नाम दिया? ओवा यही रखा रहेगा तो बिछड़ेगा नहीं, और स्पर्म इधर से जाएंगे तो मिलन के चांस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से जब फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पता तुम्हें, जो समुद्र का पानी होता है बहुत खारा होता है, अगर किसी मछली ने हिम्मत करके अंडा दे भी दिया तो अंडे से पानी बाहर आ जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, सूखे छुआरा हो जाएगा, जल ही जीवन में, अंडे में जल नहीं होगा, जीवन नहीं होगा, मर जाएगा। तो इसलिए तुम जानते हो जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं वो अंडा देना पसंद करती है बच्चा, तो वो बेबी पैरस होने का चांस होता है। तो जो मरीन होते हैं वो बेबी पैरस होते हैं, अर्थात अंदर ही फर्टिलाइजेशन कराते हैं, अंदर ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करते हैं, बने बनाए बच्चों को जन्म देते हैं। या जो जमीन पे भी रहते हैं, अब मान लो मुर्गिया ने यहाँ अंडा दे भी दिया और तुम भी जानते हो कि बीच में कहीं तालाब आ गया और यहाँ अंडा रखा भी है, मुर्गे ने यहाँ स्पर्म छोड़ भी दिया और मान लो तो भी ये बीच में तालाब है, तो तालाब को पार करके कूद के स्पर्म पहुंच तो जाएगा नहीं, और फिर सूखी सड़क पे स्विमिंग भी नहीं होती। तो बताना चाहते हैं जितने टेरेस्ट्रियल होते हैं और जितने मरीन वाटर होते हैं ज्यादातर इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। कैसा करते हैं? तो फिर से बताना कि कौन से लार्ज नंबर में गैमेट प्रोड्यूस करते हैं? एक्सटर्नल वाले, इंटरनल वाले? एक्सटर्नल वाले, इंटरनल वाले? किनके लार्वी और एम्ब्रियोनिक स्टेजेज शिकार होने का चांस है? एक्सटर्नल। कहां पर स्पर्म ओवा आपस में मिल पाए अर्थात फर्टिलाइजेशन का चांस कम है उसमें। अच्छा एक बात बताओ, एक बार फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, बहुत कुछ चांस हो गया, अब तो नेक्स्ट जनरेशन आने ही है। तो पेरेंट्स में और नेक्स्ट जनरेशन के बीच कनेक्टिंग लिंक की तरह बिहेव करता है कौन? जाइगोट। कौन करता है? जाइगोट। तुम्हें एक बात बताएं कि जाइगोट, अच्छा ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता कहां है? इसी के आधार पर हम तुम्हें बताएंगे कि अगर किसी ने अंडा दे दिया और अंडे के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, यहां हो रहा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो ऐसे को कहते हैं ओविपेरस। अगर कोई जानवर ऐसा है जिसने मान लो अंडा दे दिया, अंडा दिया ही नहीं बल्कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहां कहीं हो रहा है, पूरे फुलटास बेबी को जन्म देता है, तो क्या कहोगे? विविपेरस। क्या कहोगे? तुमने कभी मुर्गी का अंडा देखा? कभी कछुआनी का अंडा देखा? कछुआनी का, कछुआ की पत्नी कछुआनी, इनके अंडे के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट कवच होती है, तो बड़ा प्रोटेक्टेड अंडे रहते हैं, बालू में भी फेंक दो तो खराब नहीं होते। ऐसे अंडों को कैलकेरियस से कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैलकेरियस सेल वाले एक कहा जाता है। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताई पूरी कहानी। दूसरे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तुम भी जानते हो जितने एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें ये रूट है, ये स्टेम है और ये लीफ है। रूट, स्टेम, लीफ को वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति वाले पार्ट कहते हैं। लेकिन ये सुनो, इधर साइड में एक ब्रांच निकलती है, तुम्हें पता है रूट का बच्चा रूट कहलाएगा, स्टेम का बच्चा
स्टेम कहलाएगा। और रूट स्टेम की सबसे बड़ी खास होती है कि जो स्टेम होते हैं उनके ऊपर नोड पाई जाती है, जहां पर नोड होती है वहीं पर लीफ निकलती है। इस तरह से लीफ निकलती है, लीफ निकलती है, लीफ निकलती है। ये अलग बात है कि इन लीफ में हमने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया है और इन्हीं लीफ में कुछ कर दिया मॉडिफिकेशन। तो पता तुम्हें, हम सोचो जैसे टीवी का एंटीना होता था, इसको धसा दो, अगर इसको धसा दो, ये इंटरनोड इसके अंदर चली जाए, ये इंटरनोड इसके अंदर चली जाए, ये इंटरनोड इसके अंदर चली जाए, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सारी ये फ्लोरल लीव्स एक ही जगह से निकलती है। और हम तुमसे कहते हैं कि हमको साइड से दबाओगे पतले और लंबे मिलेंगे, लंबाई में दबाओगे छोटे और मोटे हो जाएंगे। तो ये जो फूल जाता है छोटा और मोटा पार्ट हो जाता है, इसको थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस। और यहीं से ऐसा लगता है कि सारी फ्लोरल लीव्स निकलती हैं, चाहे ये वाली क्यों ना हो, चाहे ये वाली क्यों ना हो, और चाहे ये वाली। फिर से बताना, इस आउटर मोस्ट एक लीफ को कहते हैं सेपल, पूरी होल को कहते हैं कैलिक्स। इस दूसरी एक लीफ को कहते हैं पेटल, पूरी होल को कहते हैं करोला। इस तीसरी एक लीफ को कहते हैं स्टेमन, पूरे होल को कहते हैं एंड्रोसियम। ये टॉप मोस्ट या इनर मोस्ट एक लीफ को कहते हैं कार्पल, पूरी होल को कहते हैं गाइनोसियम। हम तुम्हें बताएंगे ये गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, ये एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। तो इस पूरे एंजियोस्पर्म में इसीलिए फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है, रूट स्टेम लीफ को वनस्पति वाला पार्ट कहा जाता है। मेरे जमाने में सवाल पूछा गया था किसी एंजियोस्पर्म के लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? फ्लावर, क्योंकि ये होगा तभी नेक्स्ट जनरेशन आएगी। बात को सुनना, हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड सूट कहा जाता है किसको? फ्लावर को। अच्छा बताना, इनमें संतान पैदा करने के लिए आवश्यक हॉर्न किसको किसको मानोगे? मेल हॉर्न और फीमेल हॉर्न को, गाइनोसियम और एंड्रोसियम को। ये दो हॉर्न संतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं। अगर पेटल हैं, किसी फूल के पेटल हैं, ये रंगीन होते हैं, इससे एनिमल अट्रैक्ट होते हैं, इनके ऊपर बरैया आएगी, मधुमक्खी आएगी, साथ में शायद पॉलिन ग्रेन आ जाए। तो ये जो दो हॉर्न होती हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त करने में सहायक हो सकती हैं, आवश्यक नहीं है। इसलिए अंदर इनर मोस्ट टू होल को नेसेसरी होल कहते हैं, इनको सहायक अर्थात एसेसरी होल कहते हैं। क्या कहते हैं? पता तुम्हें हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? इज्जत ढकने के लिए। हमने तुमसे बोला है कि ये जो कैलिक्स है, करोला है, इनका मुख्य उद्देश्य होता है इनर मोस्ट होल को बाहर से प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना। अलग बात है कि सेपल ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस भी कर लेंगे, पेटल कलर्ड है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट भी कर लेंगे, वरना मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन होता है प्रोटेक्शन टू द इनर होल। क्या होता है? अच्छा बताओ, फूल उगाने वाले पौधों की खेती करोगे तो क्या कहलाएगा? फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाएगा? तो फूल के 4 पार्ट होते हैं। चलो हम लोग मेन बात करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट की। देखो ये हो गया एक फूल, सारे पार्ट अब नहीं बनाएंगे। ये हो गया थैलमस और इस पर ये गाइनोसियम और इस पर ये हो गया। ठीक, एक एक करके पढ़ाएंगे हम। तुम्हें पहले हम स्टेमिन की बात करेंगे। ऐसा लगता है कि ये अलग कर ले, ये थैलमस के ऊपर लगा है स्टेमिन। अच्छा बताओ, स्टेमिन का ये वाला पार्ट फूला फूला होता है, इसको एंथर कहते हैं। इस धागानुमा पार्ट को फिलामेंट कहते हैं। हम तुमसे कहते थे कोई भी अंग हो जो सिरा अटैच्ड होता है वो हमेशा नजदीक अर्थात प्रॉक्सिमल माना जाता है, जो एंड फ्री होता है वो दूरस्थ अर्थात डिस्टल माना जाता है। जैसे इस आर्म में ऐसे सोचना, एक चीटा जाए तो वो कहेगा पहले शोल्डर पुर मिला, फिर एल्बो पुर मिला, फिर हैंड पुर मिला। जब जैसे इधर से जाओगे तो तुम कहोगे पहले हरीगल सॉर्टल मिला और फिर जो है कुछ नहीं मिला, है कि नहीं? तो नजदीक कौन है? शोल्डर। तो इसलिए समीपस्थ है बॉडी के, मदर एक्सिस के। इसलिए हम तुमसे बताएं, नीड में आया था कि किसी भी फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा होता है? थैलेमस से। डिस्टल एंड किससे जुड़ा होता है? एंथर से। किससे जुड़ा होता है? एंथर से। और ये तो अच्छा, इसी के अंदर पॉलिन ग्रेन बनेंगे तो इसको फर्टाइल पार्ट को, ये धागा तो रूट द्वारा एब्जॉर्ब किए गए पानी को पहुंचाने में मदद करेगा, तो इसलिए इसको कंडक्टिंग पार्ट कहो। क्या कहो? कंडक्टिंग पार्ट। ये अगर तुम्हें एंथर थोड़ा सा बड़ा सा बना के दिखाएं तो ऐसा लगता है कि ये एंथर ऐसा होता है जैसे तुमने कभी भिंडी काट के देखी हो। भिंडी को हम लोग काटते हैं तो ऐसा लगता है, पूरे इसको गौर से देखो, गौर से देखोगे तो पूरे एंथर में एक टुकड़ा ये लग रहा, एक टुकड़ा ये लग रहा। प्रत्येक एंथर टुकड़े को लोब कहते हैं। एंथर लोब कह दो और चाहे इसको थीका कह दो। क्या कह दो? थीका। तो ज्यादातर एंथर में 2 थीका होते हैं, डाइथीकस होते हैं। कैसे होते हैं? एक फैमिली है जिसकी सारी स्पेलिंग एम से होती है। एम माने मालवेसी, एम माने म्यूकस, एम माने मल्टीलॉकुलर, एम माने मोनोडेल्फस, एम माने मोनोथीकस, एम माने मल्टीसीडेड। कौन सी फैमिली है? मालवेसी।
तो मालवेसी फैमिली में मोनोथिकस होते हैं, बाकी सारी फैमिली में डाइथिकस। पक्का। और जैसे भिंडी को काटा, ऐसी ट्रांसवर्स सेक्शन काटे, बीच से काटे, तो पता चला कि प्रत्येक चेंबर लोब के अंदर ऐसी सुरंगें दिखाई पड़ती हैं, जैसे भिंडी में टनल से दिखाई पड़ती हैं जिनके अंदर बीज भरे होते। इन्हीं सुरंगों को कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? जो तुमने देखा होगा समाज में जितने पुरुष होते हैं वो हमेशा सूख के छुआरा होते हैं। आंटी जी ज्यादातर मोटी ताजी होती हैं, आंटी जी 136 किलो होती है, अंकल जी ज्यादातर 36 किलो होते हैं। कई बार ऐसा होता है आंटी अंकल आ रहे हैं, हम लोग कहते हैं आंटी आंटी आपका बेटा पीछे छूट गया, धक तेरे अंकल है। हमें क्या पता पूरा खून चूस चुकी हूं। तो ज्यादातर समाज में आंटी होती है भारी भरकम और अंकल होते हैं सूखे छुआरा। समझ पाए? यानी ये होते हैं 10 to the power -6 और ये होते हैं 10 to the power 6। 10 to the power 6 क्या कहते हैं? मेगा। तो फीमेल के केस में मेगा या मैक्रो शब्द बोला जाता है और मेल के केस में माइक्रो शब्द बोला जाता है। पक्का? सुनो 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 बच्चा, इसी तो हम तुम्हें बताएंगे। इसी तरह अगर हम तुम्हें इसके बारे में बताएं तो ऐसा लगता है ये है मदर एक्सिस, इस पर ये थैलेमस, थैलेमस के ऊपर हमने बनाया, बस थोड़ी देर बढ़ा ही दिया। अब क्या इसके अंदर ऊपर बनाई ये सुराही। गौर से देखो इस सुराही को, तो हम बताएंगे जरा। कोई हमें वो दे, एक बुकलेट देना, बुकलेट देना, बुकलेट देना। जैसे मान लो ये एक लीफ है, क्योंकि फूल बनाने वाली प्रत्येक यूनिट लीफ ही है। जैसे ये लीफ वैसे ये लीफ, ये फूल के बनने में भाग लेती है, इनको फ्लोरल लीफ कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मॉडिफाई हो जाती है तो नाम बदल जाता है, सेपल, पेटल, स्टेमिन और कार्पल। ऐसे समझो मेरी खोपड़ी है थैलेमस, उसके अंदर ऊपर ये लीफ धसी है कार्पल। गाइनोसियम बनाने वाली एक लीफ को कार्पल कहते हैं। ये ऐसे धसा दी, अब ऐसे धसाओगे लेकिन ये किनारा चिपका दो तो संपूर्ण सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बन गई। इस वास्तव में सिलिंड्रिकल नहीं होती, सुराही जैसी होती है, सुराही जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी को कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहते हैं? अगर एक ही कार्पल को फ्यूज करा के सुराही जैसी स्ट्रक्चर बना दी जाए तो ऐसी गाइनोसियम को मोनोकार्पलरी कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोकार्पलरी। मान लो ऐसे दो कार्पल ली गई और वो आपस में थैलेमस पे धसाई गई, उनके मार्जिन आपस में चिपक गए और दोनों के मिलने से एक सुराही बन गई। तो कितने कार्पल के मिलने से? दो। तो कहोगे बाई कार्पलरी। और फ्यूजन को सिन कहते हैं। यस, बाई एन, सिन माने फ्यूजन, तो कहोगे बाई कार्पलरी सिन कार्पस कंडीशन। क्या कहोगे? लेकिन अंदर अभी चेंबर कितना दिख रहा? एक, इसलिए पूरा नाम हुआ बाई कार्पलरी सिन कार्पस यूनिलॉकुलर। क्या कहोगे? यूनिलॉकुलर। अंदर लोकस एक ही है। कई बार ये मार्जिन ग्रो कर जाते, मार्जिन ग्रो कर जाते, मार्जिन ग्रो कर जाते, तो अंदर अंदर अब दुनालू बंदूक लगने लगी, दो चैम्बर लगने लगी, तो हो गई बाई कार्पलरी। फिर से बोलो, बाई कार्पलरी सिंग कार्पस और बाइलॉकुलर ओवरी हो गई। हो समझ पाए? तो इस तरह से ओवरी तमाम सारी कार्पल्स के फ्यूजन से बनती है, पूरा गाइनोसियम बनता है। कहाँ पढ़ा रहे थे हम? भूल गए, इधर पढ़, हाँ यहाँ पढ़ा। तो ये जो गाइनोसियम होती है, ये अलग बात है कि जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ आके गिरेंगे। इस पूरे गाइनोसियम के 3 पार्ट होते हैं। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन को क्या कहते हैं? स्टिग्मा। और ये जो गर्दन सुराही की होती है स्टाइल, और बेसल बल्ज्ड पार्ट को कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? सुराही के मुंह को स्टिग्मा, सुराही के मुंह को, सुराही की गर्दन को, नीचे फूले हुए पोर्शन को। पक्का? हम तुम्हें बताएंगे ये जो है एंथर, इसकी दीवार को अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, टाइम लग जाएगा। ये जो स्पोरेंजिया है इसकी दीवार के बनने में टोटल ऐसे 4 लेयर होती है। सबसे बाहरी एपिडर्मिस होती है, बीच में एंडोथीसियम होती है, उसके नीचे मिडिल लेयर, अंदर वो टैपेटम। मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर कौन से है? टैपेटम। यहाँ जब पॉलन ग्रेन बनेंगे तो उन पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट कौन देगी? टैपेटम। और हमने कहा था स्पोरोपोलिन कौन सिक्रीट करेगी? टैपेटम। और पॉलन किट कौन सिक्रीट करेगी? टैपेटम। इस तरह से यहाँ तुम समझ गए 4 लेयर होती है। अच्छा ये बताओ, अभी तक जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड खोजे गए, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का है स्पोरोपोलिन। क्या वो एसिड में बर्बाद होता है? नहीं। उबलते पानी में गल जाएगा? नहीं। दुनिया में कोई एंजाइम पाएगा जो सड़ा दे? नहीं। स्पोरोपोलिन याद आया? अच्छा हम तुम्हें बताएं, इसी तरह ये जो ओव्यूल बनता है, ओव्यूल बनता है, इसको थोड़ा सा बना के दिखा दें। कुछ नहीं होता है बच्चा, यहाँ पर पहले थिन वॉल्ड सेल्स का मास बनता है और इस डिप्लॉयड सेल्स के मास को कहते हैं, थिन वॉल्ड सेल्स के मास को कहते हैं न्यूसेलस। चूंकि सेल वॉल थिन है, ऐसा नो बैक्टीरिया भेदता हुआ अंदर चला जाए, तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ हम इनको सुरक्षा कवच दिए दे रहे हैं और बिल्कुल हमारी स्किन की तरह, इंटेगुमेंट की तरह। यहाँ पर इस तरह से 2-2 सुरक्षा कवच बन जाती है, अर्थात आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट बन जाती, ठीक।
हम एक जगह ऐसी होती है जहां पर इंटेगुमेंट नहीं होती, वहां पर छेद छूट जाता है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। इधर ओवरी की दीवार में फूला फूला टिश्यू होता है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। और हम तुम्हें बताएंगे प्लेसेंटा से एक डेंटल निकलता है और इस डेंटल को कहते हैं स्टाक ऑफ ओव्यूल अर्थात फ्यूनिकल। अब ये फ्यूनिकल जो होता है कहीं ना कहीं पर चिपक जाता है इसके और इंटेगुमेंटेड पैरेन्काइमेटस मास से जहां पर चिपकता है उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम। देखो जो छेद छूटा है इसको कहते हैं माइक्रोपाइल, इसके अपोजिट जगह को कहते हैं चलाजा। क्या कहते हैं? ज्यादातर हाइलम यहीं पर होता है। हाइलम और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और चलाजा एक ही जगह पर होते हैं, ये अलग बात है, इसलिए जल्दबाजी में कंफ्यूजन हो जाता है। वरना हाइलम उस जगह कहते हैं जहां फ्यूनिकल अर्थात स्टाक ऑफ ओव्यूल चिपकता है और चलाजा हमेशा माइक्रोपाइल के अपोजिट पोल पर होता है। कोई समझा? अब हम तुम्हें बताएंगे जैसे जैसे यहाँ बनते हैं मेल गैमीट और मेल गैमीट बनते हैं और इसके अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियस की एक सेल कोई होती है जिसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म बड़ा हो जाता है, साइटोप्लाज्म थिक हो जाता है और उसी सेल को कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। क्या कहेंगे? और इस मेगा स्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है, 4 मेगा स्पोर बनते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं और नीचे का एक फंक्शनल रहता है। एक जो फंक्शनल रहता है थोड़ा जल्दी जल्दी किए दे रहे, जो फंक्शनल रहता है मेगा स्पोर, फिर उसमें बार बार डिवीजन होता है। हम बाहर करके दिखाते हैं, मान लो ये फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसमें सेल डिवीजन होता है। तुम भी जानते हो कि जो मियोसिस से बना, इसलिए ये कैसा होता है? हैप्लॉइड। अब इसमें कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, लेकिन अभी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है जिससे इसमें 2 न्यूक्लियस बन गए। साइटोप्लाज्म का बंटवारा अभी नहीं हो पाया, फिर इसमें सेकंड डिवीजन होने जा रहा है, लेकिन वो भी कैरियोकाइनेसिस ही हो रहा है, अभी साइटोकाइनेसिस काम नहीं हो रहा। इसमें भी चाकू चला, इसमें भी चाकू चला, टोटल न्यूक्लियस हो गए 4, इसमें फिर कैरियोकाइनेसिस हो गया। तो कितना बार कैरियोकाइनेसिस होता है? 3 स्ट्रिक्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिससे टोटल ये थैला बड़ा तो हो ही गया और न्यूक्लियस हो गए टोटल कितने? 8। इसी सेल के साइटोप्लाज्म में बड़े रहते हैं। इस बड़ी सी सेल को जाइंट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइंट सेल कहते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं। जितने भी न्यूक्लियस बनने होते हैं बन जाते हैं। अब क्या होता है, इनमें से केवल क्या होता है, इनमें से ऐसा होता है एक एक न्यूक्लियस शिफ्ट होकर यहाँ से खिसक के बीच में आ जाता है, यहाँ आ जाता है, इधर से भी एक खिसक के बीच में आ जाता है और इस तरह से न्यूक्लियस बीच में आ गए। जितने न्यूक्लियस बने थे बन चुके होते हैं। अब इनके चारों तरफ सेल वॉल बनती है, तो यहाँ पर भी सेल वॉल बन गई, इसके चारों तरफ भी सेल वॉल बन गई, इसके चारों तरफ भी, इसके चारों तरफ भी, इसके चारों तरफ भी, इसका। तो टोटल सेल कितनी हो गई? एक बड़ी वाली और 3 ये टोटल कितनी? 7 कोशिकाएं हैं, 7 सेल्स है। और न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3, तीनों उनके अंदर, तीनों इनके अंदर और 2 ये। तो 7 सेल्ड एक न्यूक्लियस वाला बड़ा सा थैला बन जाता है। इसी को कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। और हम तुम्हें बताएंगे कि जिधर ये दरवाजा है, तो पता जब भी हम लोग बारात लेके जाते हैं तो दरवाजे से ही घुसते हैं लड़की वालों के यहाँ, और जब हम लोग जाते हैं लड़की वालों के यहाँ दरवाजे बैंड बाजा के साथ, तो लड़की वाले भी फूलों की माला लिए हमारा स्वागतम करने के लिए तैयार खड़े रहते ना। तो जिधर से बारात आनी है दुल्हन को उधर ही खड़े होना पड़ेगा, वरना दूल्हा नाराज होकर भाग जाए। तो हम तुमसे बोले ये बीच में है एक सेल, जिधर माइक्रोपाइल होता है उधर जो 3 सेल होती हैं, इनमें बीचों बीच में होती है एग सेल। क्या होता है? एग सेल। तुमने कभी जयमाला पढ़ते देखी? जब भी जयमाला लेकर दुल्हन आती है तो वो आती है, उसके दाएं बाएं एक एक लड़की और आती है साथ में, ऐसे चल के आती है जैसे मानो जीवन और ऐसे ही चलेगी। और 2 अगल बगल लड़कियां और होती, काहे के लिए? रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि दुल्हन शर्म हमारे नीचे देख रही होती है तो कहीं गलत जगह में पहुंच जाए, इसलिए जो है अगल बगल 2 लड़कियां रहती हैं। वो लड़कियां बिल्कुल चिपकी हुई अवस्था में चलती है। तो ये तो है रानी, अंडे देगी, एग सेल। और एक लड़की ये बगल में चल रही है और एक लड़की ये बगल चल रही है। इन लड़कियों का काम है रास्ता दर्शाना, अर्थात इनको सिनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? इधर रानी है तो इधर इसके पैर होंगे, इनको कहते हैं एंटीपोडल्स। क्या कहते हैं? एंटीपोडल। मेरी बात सुनो। हमने तुमसे कहा कि यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होके आया। पॉलन ग्रेन यहाँ पर जब रिलीज होके आता है तो पॉलन ग्रेन हम तुम्हें बाद में बताएंगे कि 2 सेल्ड स्टेज वाला होता है। क्यों ऐसा होता है थोड़ी देर बाद बताएंगे। पॉलन ग्रेन आता है तो पहले यहाँ पर होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब होता है कि ये पॉलन ग्रेन मटर की ही स्टिग्मा पे आया, कहीं नीम की स्टिग्मा पे तो नहीं आया। तो इस तरह से पहले पहचानना पड़ता है। जैसे हम लोग किसी के घर में जाए तो पहले घंटी बजाएंगे और पूछेंगे भाई साहब ये बसंती घर है कि नहीं। तो हमने तुमसे कहा हम लोग तो पहचानते हैं वोकल डायलॉग बाजी से, यहाँ केमिकल डायलॉग बाजी होती है। क्या होती है? तो केमिकल डायलॉग बाजी होती है। और हम तुम्हें बताएंगे यहाँ केमिकल ज़्यादा स्लो हो गया भाई,
हम इतना सोच के नहीं आए थे। केमिकल डायलॉग बाजी होती है, यहाँ केमिकल डायलॉग बाजी होती है। बता रहे पॉलिन ग्रेन। अच्छा, पॉलिन ग्रेन जब बन के आता, पहले इसको बता दे, तो ऐसा लगता है ये है एक सेल, उसमें है न्यूक्लियस भरा साइटोप्लाज्म। इसी पॉलिन ग्रेन पर क्या होती है, अंदर सेलुलोज और पेक्टिन की एक कंटिन्यूअस लेयर होती है, जिसको कहते हैं ये क्या, इंटाइन। और इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको कहते हैं एक्साइन। एक्साइन में कहीं कहीं पर अब्सेंट होती है, छेद छूट जाता है, किसको क्या क्या कहते हैं, जर्मपोर। क्या कहते हैं, तो डिसकंटिन्यूअस होती है। अभी जो पॉलिन ग्रेन बनते हैं 2 सिंगल सेल्ड वाले होते हैं, फिर इसमें सेल डिवीजन होता है। भगवान की कुछ कृपा है, ऐसे सेल डिवीजन होता है कि एक सेल की जगह 2 सेल बन जाती है, मगर एक छोटी एक बड़ी बनती, छोटी वाली सेल अंदर ही फंसी रह जाती है। इसको कहते हैं जनरेटिव सेल, बड़ी वाली कह देते हैं ये वाली सेल क्या कहते थे, ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। और हमने तुमसे कहा इस तरह 2 सेल्ड स्टेज बन जाता है। मोर देन 60% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में इसी समय पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, एंथ्रोस्पर्म गिरता आके इस पे। जब ये पॉलीग्रेन स्टिग्मा पर आ जाता है तो हमने कहा ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे कैसे होता है बाद में बताएंगे। अब जब आ गया तो ये मटर की पॉलीग्रेन मटर के ही स्टिग्मा पर आया, कहीं नीम की स्टिग्मा पे तो नहीं आया। तो यहाँ क्या होता है, दोनों के बीच केमिकल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल इंटरेक्शन। तो केमिकल इंटरेक्शन होता है, जैसे हमने तुमसे कहा कि मान लो ये है इंसान का ओवा और मान लो ये है किसी दूसरे जानवर का स्पर्म। तो ये जो स्पर्म है, बताओ इस ओवा को फर्टिलाइज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं, क्योंकि ये हेड इसमें फिट नहीं बैठेगा, नतीजा आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से केमिकल्स की वजह से अपने और पराये की पहचान हो जाती है। जब ये पॉलिन आता है तो यहाँ पर कुछ केमिकल्स की वजह से अपने पराये की पहचान की जाती है। अगर ये सेम स्पीसीज का है, मटर की स्टिग्मा पर मटर का ही आया है तो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और मटर की स्टिग्मा पर नीम का पॉलिन ग्रेन आ गया तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मान लो सपोज करो मटर की स्टिग्मा पर मटर का ही पॉलिन ग्रेन आया, तो यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जिसकी वजह से म्यूकस लूज पड़ जाता है, पानी अंदर जाता है, अंदर प्रेशर बढ़ता है और अंदर की ट्यूब निकल के बाहर आ जाती है। क्या कहते हैं इसको, पॉलिन ट्यूब। अब मान लो पॉलिन ट्यूब, तो पहला इंटरेक्शन तो रिजेक्शन या एक्सेप्शन के लिए हुआ। अब मान लो यह है इसकी स्टाइल मान लो ठोस है, तो रास्ता चाहिए भाई, हटो दूल्हा आ रहा, हटो दूल्हा आ रहा। तो हम तुम्हें बताएंगे यहाँ पर भी कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जो इन सेल्स को गलाते चले जाए और बीच में रास्ता बनती चली जाए, तो यहाँ पर भी ये इंटरेक्शन होता है। तो बताते हैं इसलिए इंटरेक्शन डायनामिक प्रोसेस होता है, जगह जगह पर तरीका बदलता चला जाता है। इस तरह से पॉलिन ट्यूब आ गई यहाँ पर, कहाँ पर आ गई, ओवरी के अंदर आ गई। अब उसको जाना है यहाँ पर ओव्यूल के अंदर जाना है, तो हो सकता है डायरेक्ट यहाँ माइक्रोपाइल से अंदर घुस जाए, पोरोगैमी कहेंगे अगर पोर से घुस जाए, या फिर ये भी संभव है कि पॉलिन ट्यूब यहाँ मध्य रेखा से घुस जाए तो इसको मीजोगैमी कहेंगे, या फिर ये भी संभव है पॉलिन ट्यूब चलाजा वाली जगह से अंदर घुसे तो इसको कहते हैं चलाजोगैमी। इस ओव्यूल के अंदर तो पोरोगैमी, मीजोगैमी, चलाजोगैमी कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर हमेशा पॉलिन ट्यूब, इन लड़कियां जो इसीलिए थी जो रास्ता दर्शाने का काम करती थी, अर्थात जो गाइड करती हैं पॉलिन ट्यूब को, इनके ऊपर एक्चुअली सेलुलोज की थिकनिंग होती है जिसको फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उसकी वजह से पॉलिन ट्यूब को गाइड करनी है, गाइड करती है। मान लो थोड़ी देर बड़ा बना के दिखाते हैं, यही डायग्राम, ये है मान लो एग और ये आई इसमें पॉलिन ट्यूब आने के बाद इसमें ऐसे 2 छेद हो जाते हैं। जब ये पॉलिन ट्यूब आ रही होती है इसी में बन जाते हैं मेल गैमीट, एक आगे की तरफ होता है, पीछे तरफ की होता है। तुमने देखा होगा जब भी बारात आता घोड़ी पे 2 बैठे होते हैं, एक बड़ा बेटा तो छोटा बेटा होता है, बड़ा वाला दूल्हा होता है फर्स्ट मेल गैमीट, और साथ में एक छोटा और बैठा होता है सेकंड मेल गैमीट। 20 साल वो भी इसी को हम बारात लेके जाता है, देखा कभी सहवाला देखा है। तो हमने तुमसे कहा पॉलिन ट्यूब बाइफरकेट हो जाती है, जो आगे वाला अर्थात फर्स्ट मेल गैमीट होता है वो इसके साथ चाव माव कर लेता है, और फ्यूजन ऑफ एग प्लस फर्स्ट मेल गैमीट जिसके फलस्वरूप बन जाता है 2n जाइगोट। क्या बन जाता है, और ये जो पीछे वाला है यहाँ पर जो ये 2 न्यूक्लियाई थे जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहते थे, ये वाला इनसे फ्यूज कर जाता है। तो यहाँ टोटल कितने न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, 1 2 3, अर्थात पोलर न्यूक्लियाई और प्लस सेकेंड मेल गैमीट। तो यहाँ पर जो कुछ बनता है इसको पेन कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। यहाँ 3 चीजें फ्यूज होती, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, इसको सिंगैमी कहते हैं। 2 बार फ्यूजन हुआ, एक बार सिंगैमी वाला फ्यूजन, एक बार ट्रिपल फ्यूजन वाला फ्यूजन, इसलिए एंजियोस्पर्म में कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका, एंजियोस्पर्म का। इस तरह से हमने तुमसे कहा कि कहानी होती है इसकी। अब होता क्या है कि जब पॉलिनेशन हो गया और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर से बताओ 60% एंजियोस्पर्म फैमिलीज में कैसा होता है, 2 सेल स्टेज में। क्या ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल याद आई, फर्स्ट मेल गैमीट फीमेल गैमीट याद आए,
क्या एक्साइन, इंट्राइन, स्पोरोपोलिनिन याद आई? 25 से 50 माइक्रोन याद आया? क्या तुम्हें ये बताओ कि सीरियल प्लांट जैसे व्हीट, राइस में वायबिलिटी एंथर से रिलीज होने के बाद कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? इतने दिन तक, कितने? 30 मिनट तक। अच्छा ये बताओ कुछ फैमिली हैं जैसे लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी, क्या इनके फ्यू मंथ तक जिंदा रहते हैं? क्या तुम लिक्विड नाइट्रो समझ गए? -196 डिग्री टेम्परेचर पर इनको बरसों बरस पॉलिन ग्रेन्स को जिंदा रख सकते हो। अच्छा पॉलिन ग्रेन्स हमारे लिए, पौधे के लिए तो नई जनरेशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, हमारे लिए फायदे के हैं, घाटे के, दोनों है। क्या अगर सांस द्वारा जाएंगे तो हमारी एयर पैसेज को इरिटेट करेंगे, खांसी खुर्रा हो जाएगी, तो एलर्जी और ब्रोंकाइटिस काज कर सकते हैं क्या? कैरेट ग्रास किसका नाम है? कैरेट ग्रास किसका नाम है? किसका नाम? पार्थिनियम का। अच्छा ये बताओ, भोजन भरा होता तभी तो जिंदा रहेगा, और इंसान एक ऐसा जानवर, ये पता चल जाए इसको भोजन खाएं, कम वक्त खुद चापना शुरू कर देता है। इसको पता चल जाए अंडे में भोजन है, आमलेट बना के खाना शुरू कर दिया। इसको पता चल जाए पॉलिन ग्रेन में भोजन है, कम वक्त उनको खाना शुरू कर दिया। तो एज ए सप्लीमेंट्री फूड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया किसको? पॉलिन ग्रेन को। खासतौर से उन लोगों ने जो घोड़े जैसी शक्ति चाहते हैं, जो एथलीट्स पर्सन होते हैं। कोई समझ पाया? व्हीट राइस में वायबिलिटी कितनी? व्हीट राइस में वायबिलिटी कितनी? कितने दिन तक जिंदा रहेगा? और फ्यू मंथ्स तक जिंदा रहेगा किसमें? लेग्यूमिनेसी रोजेसी में। लिक्विड नाइट्रोजन याद आया? -196 याद आया? पॉलिन बैंक याद आई? सीड बैंक याद आई? 25 से 50 माइक्रोन साइज याद आया? एक्साइन, इंटाइन याद आई? डिसकंटिन्यूअस याद आई? कंटिन्यूअस कौन सी है? इंटाइन। पक्का? मोर देन 60% एंजियोस्पर्म फैमिली। स्पिंडल सैक्ड होती है, ट्यूब सेल की जनरेटिव सेल? जनरेटिव सेल। बड़ी कौन सी होती है? ट्यूब सेल। दूसरा नाम वेजिटेटिव सेल। पक्का? इस तरह से हमने तुम्हें बताया कि कैसे फर्टिलाइजेशन और ये होता है। अब तुम्हें एक बात बताएं, जब ये हो गया, पूरा नहीं बनाएंगे, केवल एम्ब्रियो बनाएंगे। अच्छा थोड़ा सा, बहुत थोड़ी बची। अब क्या, मान लो ये थी ओवरी, और हम तुम्हें बताएंगे ये था अंदर एम्ब्रियो सैक, और जब तुम जानते हो जयमाला पड़ जाती है तो बाकी लोग खाना खा के मुंह पोंछ के बल्ले बल्ले कर लेते हैं, घर चले जाते हैं ना, और बचती है कौन? दूल्हा दुल्हन, अर्थात बोलो। तो जब ये फर्टिलाइजेशन होता है, एंटीपोडल्स नष्ट हो जाती हैं, सिनर्जीज नष्ट हो जाती हैं, बचा कौन? इधर जाइगोट, और इधर तीनों के फ्यूजन से बना पेन। कौन बचा? पेन। और जो पेन होता है ये भविष्य में इंडोस्पर्म को जन्म देता। इंडोस्पर्म जिसका उद्देश्य होता है स्टोरेज ऑफ फूड का। एक बात बताओ, इन दोनों में डेवलपमेंट कराना है, पहले डेवलपमेंट हम किसका कराएं? पेन का कराएं कि जाइगोट का कराएं? तुम भी जानते हो घर में जब बच्चा पैदा होने वाला है तो पहले ही जुगाड़ कर लिया जाता है, बच्चे का जन्म होने से पहले ही जुगाड़ कर लिया जाता है कि दूध कहां से आना है, बच्चे के लिए भोजन कहां से आना है, किस चट्टे से गाय का दूध आना है ना। तो चूंकि दोनों का डेवलपमेंट होना, लेकिन भोजन का स्टोरेज करता है इंडोस्पर्म, इसलिए पहले इस इंडोस्पर्म का डिवीजन हो, इसका डेवलपमेंट होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें चाकू चलता है, और यहाँ पर 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 10 न्यूक्लियस, 20 न्यूक्लियस, तमाम न्यूक्लियस बनते चले जाएं। तो इस प्रकार के इंडोस्पर्म को न्यूक्लियर टाइप इंडोस्पर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर टाइप। ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का होता है। जो नारियल पानी पीते हो वो यही है, लिक्विड इंडोस्पर्म, न्यूक्लियर टाइप का इंडोस्पर्म होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो ये पेन था और इसमें चाकू चला, पेन में चाकू चला, पेन में प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में चाकू चला, इधर सुनना, 2 न्यूक्लियस बने, और प्रत्येक न्यूक्लियस चारों तरफ सेल वॉल भी बन गई, फिर इनमें चाकू चला, न्यूक्लियस बने, उनके चारों तरफ, तो कैरियोकाइनेसिस, तुरंत साइटोकाइनेसिस हो जाए तो न्यूक्लियस, नेकेड न्यूक्लियस बजाय साइट सेल्स बन जाती हैं। इस प्रकार का जो इंडोस्पर्म होता है ये मोस्ट एडवांस टाइप का माना जाता है, इसको सेलुलर इंडोस्पर्म कहते हैं। जब हम गोला गरी देखा हुआ नारियल, उसमें जो गरी वाला पोर्शन होता है जिसको कर्नेल कहा जाता है, वो लिक्विड इंडोस्पर्म नहीं होता है, वो सेलुलर इंडोस्पर्म होता है। और जो नारियल पानी होता है वो किसका है? न्यूक्लियर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर मान लो ये पेन है, यहाँ पर मान लो ये पेन है, यहाँ पर पेन है, और उसमें चाकू चला, 2 सेल्स बनी, 2 न्यूक्लियस बने, और 1 न्यूक्लियस ही बना रहा, एक के चारों तरफ सेल वॉल बन जाए, तो इनके बीच की कंडीशन आ जाती है, इसको हेलोबियल टाइप का इंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मोस्ट प्रिमिटिव कौन सा है? न्यूक्लियर। मोस्ट एडवांस कौन सा है? सेलुलर। कर्नेल क्या है? गोला गरी का कर्नेल, जो गरी खाते वो कर्नेल कहलाते। क्या है? सेलुलर। नारियल पानी क्या है? लिक्विड इंडोस्पर्म। पक्का? दोनों के मध्य की अवस्था कौन सी कहलाती? हेलोबियल। इंडोस्पर्म जब बन गया तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, बच्चे के लिए भोजन ना।
अब तुम्हें बताएं हम थोड़ा सा, ये है जाइगोट, इसमें हमारी तरफ मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला स्टेज आएगी। नाम ये नहीं होते, तमाम एम्ब्रियोनिक स्टेज के फलस्वरूप ये बदल जाएगा बच्चे में। किस में बदल जाएगा? बच्चे में। थोड़ा फटाफट बना के दिखाई दे, जब इतना खींच दिया तो उसको भी खींच ही दे। हम तुम्हें बोलेंगे मरा पड़े बिगड़ न जा, बिगड़ न जा और बिगड़ जा, हाँ। और हम तुम्हें बताएंगे, चलो थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाते। इधर देखना, यही है मामला, डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बनाया, ठीक, और हम ओवरी नहीं बनाई। और सुनना सुनना सुनना, ये है मान लो उसके अंदर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो पहले बना दिया था, ये बड़ा सा एम्ब्रियो सैक बनाया, इसमें तमाम सारी मान लो सेल्स भरी। इन सेल्स को हमने डाट डाट दिखा रहे हैं, क्योंकि सेल के ऊपर सेल बनाएंगे मजा नहीं आएगा। तो ये पूरा बन गया एंडोस्पर्म। क्या बन गया? एंडोस्पर्म। अब ये भरा है, फंसा है बीच में, जाइगोट मान लो ये है। सबसे पहला जब जाइगोट में चाकू चलता है, हमेशा बेड़ा बेड़ा चलता है, ट्रांसवर्स चलता है। एक बाहर साइड सेल बन जाती है, एक अंदर साइड बनती है। बाहर वाली सेल में जब भी चाकू चलेगा बेड़ा बेड़ा चलेगा, और इसमें फिर वर्टिकल भी चलता है। तो टोटल 4 सेल हो जाती है, फिर 8 सेल हो जाती है। ये बूंदी के लड्डू बन जाता है। और इसमें जब भी चाकू चलेगा तो एक सेल बनती चली जाती है। तो बिगाड़ के तुम्हें दिखा दे दोबारा, तो ऐसा लगेगा कि तुम्हें ये एक सेल थी, इसमें चाकू चला तो ऐसे तमाम सेल्स बनी, और जो वो नीचे वाली सेल बनाई थी उसमें ऐसे 4, 8, 16, 32 सेल बनाई थी ना, इस तरह से। तो पता नहीं लगता ये भविष्य का बच्चा है, एम्ब्रियो है, दिखने में गोल बटोल है, ग्लोबुलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो कहलाती है। और ऐसा लगता है ये डंठल है जिससे ये सस्पेंडेड रहता है, लटका रहता है, इसलिए इस डंठल को सस्पेंसोरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्पेंसोरियम। और ये सेल है जो एंडोस्पर्म में डायरेक्ट धसी है और एंडोस्पर्म से भोजन एब्जॉर्ब करती है। जैसे मान लो हम पैरासाइट है, हमारे यहाँ पर ये रस्सी लगी हो और हम मम्मी के यूट्रस में ऐसे धस जाएं, तो अंदर धस जाएं और मम्मी के शरीर से ऐसे ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते रहे, तो ये धसने वाली स्ट्रक्चर को हॉस्टोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे पैरासिटिक रूट होती थी ना, तो इस तरह से हम कहेंगे ये सेल होती है हॉस्टोरियम, जो एंडोस्पर्म में धसी रहती है, एंडोस्पर्म से एब्जॉर्ब कर कर भोजन इस एम्ब्रियो को पहुंचाती रहती है। और ये डंठल जैसा है, सस्पेंड कराने वाली स्ट्रक्चर है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे और समय व्यतीत होता है, इनमें और सेल डिवीजन होता है। तो हम तुम्हें ऐसे ही बताए दे रहे हैं। चलो ये तो हो गई हॉस्टोरियल सेल, ये हो गई सस्पेंसोरियम बनाने वाली सेल। लेकिन ये जो एम्ब्रियोनिक सेल होती हैं, इनमें जब बार बार डिवीजन होता है, नंबर ऑफ सेल्स बहुत बनने लगती हैं, तो दिखने में दिलजले बन जाता है। क्या बन जाता है? हार्ट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो प्लांट के जीवन में एम्ब्रियो एक बार हार्ट जैसा भी दिखने लगता है। फिर थोड़ा और इसको अगर एडवांस कर दें तो तुम भी जानते हो कि इससे पूरा बच्चा बन जाएगा, पूरा एम्ब्रियो बन जाएगा। जैसे हम लोगों का बच्चा होता है, उसके नाक कान मूंछ पूंछ होती है, प्लांट के बच्चे के वही पुर्जे होंगे जो पापा के होते हैं। कौन कौन से पुर्जे होते हैं प्लांट में? देखा हो, एक तो स्टेम होता है। स्टेम की सबसे बड़ी पहचान होती है, उस पर गांठें होती, नोड होती है। जहां पर नोड होती है वहीं पर लीफ निकलती हैं। एम्ब्रियोनिक लीफ को कॉटलीडन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तरह से 2 एम्ब्रियोनिक लीफ हो तो पौधे को डाइकॉटलीडनस प्लांट कहते हैं। और ये है पूरा एम्ब्रियोनिक एक्सिस, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेम। और ये नोड के ऊपर का जो पोर्शन है इसको एपिकोटाइल कहते हैं, नोड के नीचे का है उसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। ये जो एपिकोटाइल होता है, यहाँ पर डिवाइडिंग सेल का एक मास होता है, दिखने में फेदर लाइक लगता है, इसको कहते हैं प्लेम्यूल। क्या कहते हैं? जिससे भविष्य में एडल्ट प्लांट का स्टेम बनेगा। और जो हाइपोकोटाइल है, जहां पर कॉटलीडन लगे उसके नीचे के पोर्शन को हाइपोकोटाइल कहते हैं। यहां पर भी डिवाइडिंग सेल का मास होता है, इस डिवाइडिंग सेल के मास को रेडिकल कहते हैं, जिससे भविष्य में जड़ बनती है। कोई समझ पाया? तो इस तरह से बताओ, एम्ब्रियोनिक लीफ को क्या कहते हैं? कॉटलीडन। 2 लीफ बनाई है तो पौधा कौन सा बनाया? डाइकॉटलीडनस। ऊपर डिवाइडिंग सेल के मास को प्लेम्यूल, भविष्य में क्या बनाएगा? स्टेम। नीचे डिवाइडिंग सेल मास को रेडिकल, भविष्य में किसको जन्म देगा? रूट को। हाँ, अगर हमने तुम्हें बताएं यहां पर एक ही लीफ बनाई होती और एक ही लीफ बनाई होती, तो बताओ ये एम्ब्रियो किसका है? किसी डाइकॉट प्लांट का कि मोनोकॉट प्लांट का? मोनोकॉट प्लांट का। और हाँ, ये अलग बात है कि मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं, इनका जो ये कॉटलीडन होती है दिखने में बिल्कुल कटप्पा जैसी होती है। कटप्पा देखा हो, जब तलवार से युद्ध किया जाता था, एक हाथ में कुछ पकड़े रहते थे, बिना खड्ग बिना ढाल, दे दी मुझे आजादी। तो ये जो ढाल पकड़े रहते थे, सील्ड पकड़े रहते थे। क्या रहते थे? तो इस तरह से मोनोकॉट का जो सिंगल कॉटलीडन होता है, सील्ड सेप्ड होता है, इसको स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूटेलम। स्कूटेलम हम तुम्हें बताएं, कभी कभी ऐसा भी होता है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, यहाँ पर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस कवरिंग को कहते हैं कोलियोप्टाइल, इस कवरिंग कहते हैं कोलियोराइजा। क्या कहते हैं? कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा कहते हैं। कोई समझ पाया? देखे कौन समझ पाया? स्लो हो गया क्या? टाइम तो बहुत है।
अभी एक बार सुन लोगे, देख लोगे, हमेशा के लिए याद रहेगा। तो दो अभी 8:30 हुआ नहीं, 2 चैप्टर निपटा दिए 90%। पढ़ाएं? देखिए कौन बताएगा। एंजियोस्पर्म प्लांट को नेकेड सीडेड प्लांट कहते हैं, इनक्लोज्ड सीडेड? क्या इनको एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं? रूट स्टेम लीफ वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। एंजियोस्पर्म के जीवन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? फ्लावर। फ्लोरिकल्चर याद आया? सेपल, पेटल और स्टेमिन और कार्पेल याद आए? अच्छा, सेपल की होल को कैलिक्स, पेटल की होल को करोला, स्टेमिन की होल को अच्छा ये बताए, अगर हम कहें एक स्टेमिन को माइक्रोस्पोरोफिल तो एक कार्पेल को क्या कहोगे? मेगास्पोरोफिल। क्या कहोगे? एंथर के अंदर की सुराही को माइक्रोस्पोरेंजियम, तो ओव्यूल के अंदर की जगह को मेगास्पोरेंजियम। पता? अगर हम समझ पाए ना? अच्छा ये तो न्यूसेलस एन वाला होता है, 2n सेल्स होती है, 2n सेल्स। माइक्रोपाइल याद आया? अपोजिट को चलाजा कहते हैं, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, अंदर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हाइलम। पक्का? न्यूसेलस की वो सेल मम्मी का काम करती है जिसका साइटोप्लाज्म गाढ़ा और न्यूक्लियस औरों से बड़ा हो जाता है। तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस डेंस साइटोप्लाज्म वाली सेल को मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। उससे 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है। और फंक्शनल मेगास्पोर में 3 सक्सेसिव माइटोसिस होते हैं। लेकिन माइटोसिस में भी लफड़ा यह है कि कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड, सारे साइटोकाइनेसिस एक साथ होते हैं बाद में। इसलिए यहां कहा जाता है पहले न्यूक्लियस बनते हैं। कितने? 8। कोशिकाएं कितनी होती हैं? 7। पक्का? पूरे थैला को कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात एम्ब्रियोसाइट। पक्का? फीमेल गैमेटोसाइट और एम्ब्रियोसाइट। अभी नहीं, इसके बाद हमने तुम्हें एक बात बताई थी। देखो बच्चा बच्चा बच्चा, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम यहां से लेकर यहां तक, मर गया। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम यहां से लेकर यहां तक इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। और हम तुम्हें बताएंगे कि जो पॉलिनेशन होता है, सुनना गौर से, वो 2 प्रकार का होता है। जैसे मान लो ये कोई पौधा है और इसका ये फूल है, और ये सुनो बच्चा सुनो, और यही है गाइनोसियम, यही है इन। तो चूंकि यहाँ स्टेमिन एंथर इतना नजदीक है कि यहाँ से पॉलिन ग्रेन रिलीज हुआ, तो सीधे अपने ही फूल के स्टिग्मा पर आया। तो इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहे तो, चाहे इसी का दूसरा नाम होता है ऑटोगैमी। क्या नाम होता है? गजब की बात सुनना बेटा, बोलो गजब की बात सुनना। मान लो ये कोई पौधा है, इधर देखना गौर से, मक्का का ही मान लो पौधा बना दिया, जिसपे ये है मेल फ्लावर, ये है मान लो भुट्टा पे लगी ये सुराही की गर्दन लंबी होती, उसी को से बचपन में हम लोग मूछे बनाते थे। इसलिए कहा जाता था लॉन्गेस्ट स्टाइल किसमें पाई जाती? मक्का में जो सिल्की मूछे होती ना, वो लॉन्गेस्ट स्टाइल का एग्जाम्पल होती है। अब यहाँ पर देखो गौर से कि अगर ये बालियां हिली, इनसे पॉलिन ग्रेन डस्ट की तरह झड़े और वो आके गिरेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फूल अलग है, ये फूल अलग है। इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहें कि क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे? इसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। जरा गौर से देखना, मान लो ये कोई पौधा है, ये कोई एक पौधा है जिसका नाम है मिस्टर कुछ है, ये कोई पौधा है जिसका नाम है मिसेज कुछ है। अब हम तुम्हें बताएं, पपीता में अभी तुमसे कहा था कि मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो यहाँ पर जब पॉलिन ग्रेन रिलीज होंगे तो वो डिफरेंट फ्लावर की तो बात छोड़ो, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर पर जाएंगे ना, तो इसको कहते हैं जिटोनोगैमी। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं जीनोगैमी। और दोनों आते हैं इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। फिर से बताओ गजब की बात। क्या गजब की बात? गजब की बात यह है, यहां से यहां तक पॉलिन ग्रेन का आना पॉलिनेशन, लेकिन जब ये मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट से चाऊ माऊ करेगा तो इसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? तो इसको गौर से देखो, यहां पॉलिनेशन भी सेल्फ है और फर्टिलाइजेशन भी सेल्फ है। सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों देखने को मिल रहा है। इसको गौर से देखो, यहां पॉलिनेशन तो क्रॉस टाइप का हो रहा है क्योंकि फूल बदल जा रहा है, लेकिन ये मक्का का पौधा ये कहेगा
कि ये मेरा ही फीमेल गैमीट है, मेरा ही मेल गैमीट है, तो यह क्रॉस पॉलिनेशन बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और इसको गौर से देखो तो यहां लगता है फूल भी बदल रहा, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन, और बॉडी भी बदल रही, इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी। तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल वैसा आता है जैसा हम लोगों में आता है। हम लोगों में मम्मी अलग होती है, पापा अलग होते हैं, इसलिए जब भी बच्चा पैदा होता है तो हम लोग ऐसे ही कहते हैं, नाक देखो बिल्कुल मम्मी पे गई, आंखें देखो बिल्कुल पापा पे गई, गुस्सा देखो पता नहीं किस पे गया, बोलो। तो हम लोग समझ नहीं आते हैं कि मम्मी के औलाद हैं कि पापा की औलाद हैं, तब पता चला हम लोग ब्रिटानिया हैं, थोड़े मीठे थोड़े नमकीन, 50-50 हैं दोनों के लक्षण। तो हम लोग ना तो 100% पापा की फोटोकॉपी होते, ना 100% मम्मी की। तो फिर से बताओ, पॉलिनेशन माने क्या होता है? एंथर, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कितने प्रकार होता है? 2, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन स्वयं कितने प्रकार के? 2, जिटोनोगमी और फिर से बताना, ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी है। तो ऐसा लगता है इसमें जो रिजल्ट आएगा वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही आएगा, सारी की सारी संतानें इस पौधे जैसी होंगी। बोलो 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 बोलो, इसको भी गौर से देखो। तो ऐसा लगता है ये इसमें सीधे सीधे नाक पकड़ रहे थे और इसमें लगता है घुमा के नाक पकड़ रहे, रिजल्ट सेम ही आएगा। बोलो। और यहाँ संतान न तो पापा जैसी होगी न मम्मी जैसी, यहाँ वेरिएशंस आएंगे। कोई समझ पाया? अच्छा एक बात बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा है कि क्रॉस? फिर वही बात, भगवान ने बनाया है तो दोनों अच्छे ही होंगे, भगवान ने बनाया तो दोनों अच्छे ही होंगे। देखो जरा, अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा ना होता तो पौधे अपनाते थे, बल्कि बहुत से पौधों ने तो अनुकूलन कर लिया कि प्रभु हम सेल्फ पॉलिनेशन ही चाहते, तो उन्होंने बहुत सारा अनुकूलन ही कर लिया, एडाप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन कर लिया। चाहे एडाप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन कह दो, चाहे कह दो इन ब्रीडिंग डिवाइसेस बना लिए। क्या बना लिए? इन ब्रीडिंग डिवाइसेस बना लिए। जैसे देखो ये अच्छा होता है, इसलिए बहुत से पौधों ने क्या किया, प्रभु से कहा कि प्रभु हमको ऐसा फूल दो जिस पर फीमेल पार्ट भी हो और मेल पार्ट भी हो। इसलिए कह सकते हो बहुत ये अच्छा था, इसीलिए पौधों ने बाइसेक्सुअलिटी को अपनाया। किसको अपनाया? बाइसेक्सुअल। साथ ही साथ जब भगवान ने बाइसेक्सुअल फूल बना दिया तो उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसा कर दो कि अगर दिसंबर में ओवा पूरी तरह बन जाए तो दिसंबर में ही यहाँ मेल गैमीट भी बन जाए, तभी तो आपस में फ्यूज हो पाएंगे। बोलो ना, मान लो तुम हो गए 28 साल के, तुम्हारी पत्नी अभी 6 महीने की पैदा हो पाई, कैसे शादी हो पाएगी? बराबर हो गए तभी हो पाएगी। तो हमने तुमसे कहा, इन्होंने ग्रेट सिंक्रोनाइजेशन दिखाया दोनों के मैच्योरिटी में। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि प्रभु अगर ये डंठल बहुत बड़ा होगा, जब एंथर फटेगा तो पॉलिन ग्रेन ऐसा ना जमीन पे गिर जाए जाके, ऐसा कर दो कि जो एंथर है इसका जो फिलामेंट है उसकी लंबाई और इस गर्दन की लंबाई बराबर हो, ताकि एंथर फटे तो पॉलिन ग्रेन सीधा स्टिग्मा पर चिपक ही जाए। तो इन्होंने होमो स्टाइली को अपना लिया। क्या अपना लिया? यहाँ जो सुराही की गर्दन है और एंथर का फिलामेंट है अलग अलग लंबाई वाले, बराबर लंबाई वाले, और जहाँ सुराही का मुंह होगा एंथर उसी के नजदीक होगा, अलग टहलना होगा। और यहाँ फूल कैसे होंगे? ये इस तरह से ये अच्छा था। इसलिए पौधों ने सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे अनुकूलन कर लिए। नंबर 1, फूलों को बाइसेक्सुअल बनवाया। नंबर 2, स्टाइल और फिलामेंट की लंबाई सेम करवाई। नंबर 3, सिंक्रोनाइजेशन दिखाया दोनों सेक्स ऑर्गन के मैच्योरिटी में। इतने पे भी कुछ पौधों का मन नहीं भरा तो उन्होंने बहुत बड़ा अनुकूलन कर लिया। क्या कर लिया? उन्होंने देखा कि अगर फूल खिलेगा और फूल खिलेगा तो एंथर जो है हवा में आ जाएंगे, पॉलिन ग्रेन जमीन पर भी गिरने का चांस है। लेकिन अगर ये फूल कभी खिले ही ना, और फूल कभी खिले ही ना, फूल हमेशा इन कलर्ड पेटल्स के अंदर बंद रहे अगर, तो फिर अगर एंथर से पॉलिन ग्रेन रिलीज हो भी जाए तो बस बेबस में, जैसे मान लो हमारे पास कांच की कंचा है, मुट्ठी में हिलाएंगे तो बस बेबस में एक दूसरे के संपर्क में आ ही जाएंगे ना। जो फूल जीवन में कभी खिलते नहीं हैं उनको कहते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और जो फूल खिल जाते हैं उनको चेस्मोगैमस। तो जरा हमें बताओ, जो चेस्मोगैमस फ्लावर है उनमें हो सकता है बर्रैया यहाँ तक पॉलिन ग्रेन लाए, हो सकता है विंड वेलोसिटी पॉलिन ग्रेन लाए, हो सकता है पॉलिन बटर लाए। जो खिलने वाले पौधे हैं उनमें किसी न किसी एजेंसी की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यहाँ पॉलिन ग्रेन अंदर बंद है, कभी ना कभी हिलेंगे डुलेगा, फूल हिलेगा, फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा। तो बताते हैं विदाउट एनी पॉलिनेटिंग एजेंसी श्योर सीड फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि तुम जानते हो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल ही सीड में बदल जाता है। तो श्योर सीड फॉर्मेशन होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर में कि चेस्मोगैमस फ्लावर में? तो मान लो तुम बोलो, तो ये कितना सुंदर है, अरैया बरैया ना भी हो तो भी इस पौधे का वंश बर्बाद नहीं होगा। ये फर्टिलाइजेशन कर लेगा, सीड बना लेगा, नए पौधे को जन्म देगा। जरा क्या तुम्हें ऑक्जेलिस का नाम याद आया? कॉमन पेंसी का नाम याद आया? बायोला किसी को कहते हैं? कमेलाइना का नाम याद है? कमेलाइना। फिर से अभी तक जितना पाया, देखिए कौन बताएगा क्लेडोफोरा का नाम कहाँ लिया था हमने? क्लेडोफोरा है होमोगैमी, कहाँ? फ्यूकस का नाम कहाँ लिया था? हेट्रोगैमी। ह्यूमन का नाम कहाँ लिया था? हेट्रोगैमी। मार्केंसिया एचएमबी था कि डायसियस था? डायसियस यानी यूनिसेक्सुअल। इंसान कैसा था? यूनिसेक्सुअल। अर्थवर्म कैसा था? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मोनोसियस में अंतर समझने के लिए मक्का बेस्ट एग्जाम्पल है। पक्का पक्का पक्का। अच्छा तो आप पॉलिनेशन में ऑटो सेल्फ पॉलिनेशन याद आया? क्रॉस पॉलिनेशन याद आया? जीनोगमी याद आया? जिटोनोगमी आया? औलाद में जेनेटिक वेरिएशन किस में देखने को मिलेंगे? जीनोगमी में, जिटोनोगमी में। अरे उसकी स्पेलिंग है ऐसे, जीनोगमी। एक्चुअल क्रॉस देखने को मिलता है जीनोगमी में, बिल्कुल हम लोगों की तरह, इसलिए परिणाम बदला हुआ आता है। पक्का? चलो अच्छा देखिए कौन बताएगा हमें एक बात बताना, हमें और एक और बात बताना कि क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा है। कई पौधों ने भगवान से रिक्वेस्ट की कि हमें अनुकूलित कर दो, तो एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन को हम इन ब्रीडिंग डिवाइसेस कह सकते हैं। ये बाइसेक्सुअलिटी हो सकती है, सिंक्रोनाइजेशन हो सकता है, और लेंथ इक्वलाइजेशन हो सकता है, और क्लिस्टोगैमी। पक्का? सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा है बुरा है? दोनों है, अच्छा भी है बुराई। अब सोचो बुराई क्या है, जरा सोचो बुराई क्या है। बुराई तुम्हें पहले सुना दे। देखो मान लो ये पौधा था, मान लो ये पौधा था, समझ गए? नहीं समझ पाए? सुनो 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 सुनो, मान लो ये पौधा है टाल, शादी करा दी किसी छोटे पौधे से, तुम भी जानते हो अगली पीढ़ी बर्बाद नहीं होगी, टाल आ जाएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। बहुत डिटेल तो जेनेटिक्स में समझाएंगे। ठीक, किसी छोटी लड़की से किसी लंबे लड़के की शादी कर दी जाए तो भी वंश बर्बाद नहीं होगा, सारे बच्चे लंबे तड़ंगे पैदा होंगे साड़ जैसे। बोलो कोई समझना गौर से। लेकिन सोचो अगर इसी पौधे की शादी इसी पौधे से करवा दी जाए, ऐसे सोचो कोई इंसान अपनी सगी बहन से शादी कर ले, तो जो जीन्स इसके अंदर है वही सगी बहन के अंदर, तो यहां पर क्या होगा तुम भी जानते थे। जो 4 बच्चे पौधे होंगे उनमें ये तो टाल हो सकता है, ये तो टाल हो सकता है, ये टाल हो सकता है, लेकिन ये पौधा पौना रह जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोई समझा? इन ब्रीडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम ही से अगर बार बार फर्टिलाइजेशन कराओगे तो आने वाली जनरेशन खराब होने लग जाएगी। एक एग्जाम्पल और सुनना, जैसे मान लो ये हम हैं और हमारा नाम है AXY, ठीक, यहां पर, और ये है, चलो ऐसे ही समझो AX। अगर हमने सगी बहन से शादी कर ली, मान लो हमारे मम्मी पापा में से कोई कलर ब्लाइंड था, हो सकता है वो बहन में जीन्स पहुंच गया हो, लेकिन इस अच्छे क्रोमोसोम जैसे बहन को सारे रंग दिखाई दे रहे थे और हमें मालूम। अब मान लो कहीं ये वाला स्पर्म इस वाले से ओवा से टकराया, अगर हमने सगी बहन से शादी की तो हमने तुमसे कहा हमारा कोई न कोई लड़का अंधा पैदा होगा, कलर ब्लाइंड पैदा हो सकता ना, हमारी पीढ़ी खराब हो गई। वो कभी रेलवे में ड्राइवर नहीं बन पाएगा, उसको दिखाओ लाल झंडी कि भैया ट्रेन रोक दो, वो समझेगा इशारा हो रहा है, थोड़ा और स्पीड बढ़ा दो, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, बोलो ना। तो इस तरह से इन ब्रीडिंग करने से आने वाली नस्ल खराब पैदा होने लगती है। तुम देखना कभी हम तुम्हें बताएं, इसलिए हिंदू धर्म में होता क्या है कि पूरब साइड में अगर लड़की की शादी कर दी गई तो लड़के की शादी हमेशा पछाओं से की जाती है।
पहले जमाने में उधर का पानी तक नहीं पीते थे, ताकि दूर दराज के भी कहीं जीन्स मिल ना जाए। तो हम लोग शादी लड़कों की इधर करते थे, लड़कियों की इधर करते थे। एक बार अमिताभ बच्चन से पूछा गया था कि आपकी नज़र में क्या है, अपनी कास्ट में शादी करना चाहिए कि इंटर कास्ट? वो हंसे, बोले हम ही से पूछ रहे हो। बोले मेरी मम्मी पंजाबन और मेरे पापा इलाहाबादी पंडित थे, और हम आपके सामने सदी के महानायक बैठे। नहीं समझ पाए? क्या समझे कि अलग अलग जब हाइब्रिड से क्रॉस होता है तो संतान बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी हो जाता है। अगर गधा जो मेहनत कर सकता है साइज में छोटा होता है, घोड़ा जो साइज में बड़ा होता है उतनी मेहनत नहीं कर पाता है। दोनों के हाइब्रिडाइजेशन से खच्चर पैदा होता है, तो साइज में भी बड़ा होता है और मेहनत भी ज्यादा कर लेता है। कोई समझा? इसको कहते हैं हाइब्रिड बिगर। क्या कहते हैं इसको? हाइब्रिड बिगर। तो तुम क्या समझे कि अपने ही खानदान में चाव माव करते रहो, बाहर से करके लाओ? इतने कम वक्त हैं, कहते घर वालों को पापा के लिए खानदान कर ले, बाकी तो हम निपट ही लेंगे बाहर। कह रहे बाकी हम जो है बाहर वालों से कर लाएंगे 2-3 शादियां, है कि नहीं? और तुम देखो सीरियसली बात को समझो, इसलिए तुम देखना मुस्लिम में एक दिक्कत आती है। मुस्लिम में ज्यादातर तुम देखना कि अपाहिज बच्चे कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां क्लोज रिलेटिव से शादी का प्रचलन है। इसलिए कभी नहीं करनी चाहिए बायोलॉजिकली, कभी नजदीकी से शादी नहीं करनी चाहिए। कोई समझा? क्योंकि बार बार अपने से शादी करेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? इनब्रीडिंग करने से आने वाली संतान के लक्षणों में डिप्रेशन होने लग जाएगा, घटिया क्वालिटी की संतानें पैदा होने लग जाएंगी। तो कुछ पौधे का प्रभु हमें ये वाला रिप्रोडक्शन नहीं चाहिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन चाहिए। कौन चाहिए? तो उन्होंने अनुकूलन अपनाया। इधर सुनना, उन्होंने अनुकूलन अपनाया। क्या अनुकूलन अपनाया? तो कुछ पौधों ने क्रॉस पॉलिनेशन का अनुकूलन कर लिया। एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन कह दो, और चाहे इसको कह दो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या करोगे? जैसे 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 सुन लो, बहुत जल्दी सुन लो। कुछ पौधों का प्रभु आप धोखे से हमें बाइसेक्सुअल फूल दे डाले, जबकि हम चाहते थे कि क्रॉस पॉलिनेशन। भगवान एक बार आशीर्वाद देते वापस लेते नहीं। तो इन पौधों का प्रभु अच्छा एक काम कर दो, ऐसा कर दो कि अगर ओवा जनवरी में मैच्योर हो तो ये 2 महीने बाद मैच्योर, तब तक ओवा मर चुका होगा, ना होगा आपस में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। तो इन्होंने मैच्योरिटी में साथ मैच्योर करवाए, अलग अलग टाइम पे। इन्होंने अलग अलग टाइम पर मेल फीमेल गैमीट मैच्योर करवाए। मान लो भगवान ने सेम टाइप पे मैच्योर कर दिए, तो इन्होंने कहा प्रभु फिर ऐसा कर दो अच्छा कि मान लो ये है गाइनोसियम, ये है स्टैमिन, थोड़ी लंबाई है अलग अलग कर दो, ताकि जनवरी में ओवा मैच्योर हो गया, जनवरी में ही पॉलिन ग्रेन भी बगत मैच्योर हो गया, तो कहीं सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए। तो इतनी लंबाई बढ़ा दो इस फिलामेंट की कि एंथर फटे तो ये जमीन पे गिरे जाके या किसी और फूल पे गिरे जाके हमारे फूल पे ना गिर पाए। इसलिए हेटेरो स्टाइल अपना लिया, फिलामेंट और स्टाइल की लंबाई अलग अलग करवा ली। मान लो कुछ पौधों में भगवान ने ये भी नहीं किया, तो उन्होंने क्या कहा कि प्रभु एक काम करो, आपने स्टाइल और एंथर की लंबाई बराबर कर दी, तो ऐसा करो अगर हमारा पॉलिन ग्रेन धोखे से हमारी ही स्टिग्मा पर गिर भी जाए तो जर्मिनेट ना करे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कर दो। कैसा कर दो? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर मान लो भगवान ने ये फूल बनाया और मान लो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी नहीं की और लंबाई भी गड़बड़ नहीं की, मैच्योरिटी भी सेम टाइम आई, तो उन्होंने कहा प्रभु कुछ और जुगाड़ कर दो। क्या किया? मेल फीमेल गैमीट के बीच में ऐसे दीवार बनवा ली, फिजिकल बैरियर बनवा लिया, जिससे पॉलिन ग्रेन अगर मैच्योर हो जाए तो वो लुढ़कते हुए बाहर गिरे, यहाँ ना आ पाए। तो फिजिकल बैरियर बनवा लिए। कुछ पौधों को अभी भी तसल्ली नहीं हुई, तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसा करो ना कि तुम फूलें अलग अलग कर दो, मेल फ्लावर अलग कर दो और फीमेल फ्लावर अलग कर दो। मोनो यूनिसेक्सुअलिटी को अपना लिया। किसको अपना लिया? अब कुछ पौधों को अभी भी मजा नहीं आया, तो उन्होंने पपीता जैसा रूप धारण कर लिया, अर्थात बॉडी ही अलग अलग करवा ली, बॉडी ही अलग अलग करवा ली। तो बताओ इस कहानी को क्या कहोगे? डायोसियस कंडीशन को अपना लिया, इसमें यूनिसेक्सुअलिटी बट मोनोसियस कंडीशन को अपनाया, इसमें फिजिकल बैरियर अपना लिया, इसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को अपना लिया, इसमें लेंथ गड़बड़ करवा ली और इसमें मरे जाके कुछ करवा लिया। समझे? सवाल तुमसे पूछा जाएगा, इतने सारे अनुकूलन है, सबसे
विदाउट एनी शक, बिना किसी संदेह के, शक माने हिंदी में है। कौन सा ऐसा एडाप्टेशन है जिसमें श्योर शॉर्ट वेरिएंट ही पैदा होगा? है ये वाला केस ना, इसमें जो संतान आएगी वो मम्मी पापा से सुपीरियर ही आएगी, हाइब्रिड बिगर ही आएगी। कोई समझा? पता क्रॉस फर्टिलाइजेशन इतना अच्छा था, इसलिए तुम ध्यान करो, जो भगवान करे वो नेचुरल होता है, जो इंसान वैज्ञानिक करे वो आर्टिफिशियल होता है। जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे ना, जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, वो भी यही करते थे। जिस पौधे को फीमेल प्लांट बनाते थे, चूंकि मटर का पौधा ऐसे, तो उस पर ये दोनों आइटम होते थे, गाइनोसियम भी होती थी और एंड्रोसियम भी होता था। अब मान लो इसको वो मम्मी प्लांट बनाना चाहते थे, इसको मान लो पापा प्लांट बनाना चाहते थे, तो पापा प्लांट से कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। जिसको मम्मी प्लांट बनाना चाहते थे उसका पुल्लिंग काट के हटा देते थे। क्या काट के हटा देते थे? पुल्लिंग। पुल्लिंग पुल्लिंग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर, काट के हटा दिया। चाकू डाले तुम्हारी आंखें ऐसे निकाल लें, कहेंगे इन्यूक्लिएशन, और मस्कुलिन जेंडर काट के हटाते हैं इमस्कुलेशन। क्या कहेंगे? इमस्कुलेशन। तो पहले तो वो इमस्कुलेशन कर देते थे, गौर से देखना, पहले तो इमस्कुलेशन कर देते थे, जिससे ना होगा बांस न बजेगी बांसुरी, ना होगा स्टैमिन, ना होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन का खतरा। बोलो। अब एक पेंटिंग वाला ब्रश लिया, इससे पॉलिनेशन चिपकाए, इसके ऊपर छिड़क दिए धूल की तरह, डस्ट की तरह। क्या कहोगे? डस्टिंग। क्या कह दिया? और डस्टिंग करने के बाद वो क्या करते थे? इस गाइनोसियम को लिफाफा से ढक देते थे, क्योंकि ऐसा ना हो कि पड़ोस के खेत से जो यहाँ पॉलिनेशन फर्र से आके गिर जाए। तो मूंगफली वाले लिफाफा से ढक देने को क्या कहते थे? बैगिंग। तो तुम्हें नहीं लगता है इमस्कुलेशन करना, डस्टिंग करना, बैगिंग करना, ये भी एक प्रकार का क्रॉस पॉलिनेशन में ही मदद करने वाले अनुकूलन है? आर्टिफिशियल आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं ये। कोई समझ पाया? तो इस तरह से बहुत कुछ खत्म हो गया। एक हेडिंग बची है एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी। अब सुनो, हाँ उसको पढ़ाएंगे, टाइम बहुत हो गया। बस ये होता ना, सिट्रस फ्रूट याद आए, मैंगो याद आए। देखो चलते चलते सुनो मेरी बात। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोकार्पी, और डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। पक्का? इस हेडिंग के बारे में थोड़ी जिक्र करेंगे। तो कल हम तुम्हें पढ़ाएंगे सीड, फ्रूट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इतना कल निपटा देंगे, ठीक है ना? लेकिन अभी जाओगे नहीं, सुनो तो पूरी बात, अभी जाना नहीं है। देखिए कौन बताएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बाल फ्रूट बाल में बदल जाती है, ओव्यूल सीड में बदल जाता है। ओव्यूल किस में बदल जाता है? और ओवरी बाल पेरिकार्प में। अच्छा, और जाइगोट एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो का जो स्टेम है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उसमें नोड्यूल के गांठ के ऊपर क्या कहते हैं? एपिकोटाइल। जहां कॉटिलिडन लगे उससे ऊपर एपिकोटाइल, कॉटिलिडन के नीचे स्कूटेलम। क्या है? स्कूटेलम। मोनोकाट में जो सिंगल कॉटिलिडन होता है, दिखने में तलवार से युद्ध करते जो नहीं ढाल पकड़े रहते हैं, सील्ड शेप्ड होता है, उसको कहते हैं स्कूटेलम। कोलियोराइजा याद आया? कोलियोटाइल आया? कोलियोराइजा, कोलियोटाइल। क्या प्लांट का एम्ब्रियो जब एक सेल, दो सेल है, तब तक उसको प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज कह दो, फिर वो गोल मटोल हो गया, ग्लोबुलर स्टेज कह दो, हृदय जैसा हो गया, हार्ट शेप्ड कह दो, और बाद में मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। पक्का? अच्छा, क्यों डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन में क्या अंतर है? दो सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक सेकेंडरी मेल गैमीट जब फ्यूज होते हैं, टोटल 3 चीजें फ्यूज होती हैं, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। फर्स्ट मेल गैमीट और एग, इसको सिंगैमी कहते हैं, और दोनों फ्यूजन को मिला दो तो डबल फर्टिलाइजेशन। यूनिक करेक्टर है किसका? क्या तुम्हें ध्यान आया? एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म बना आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसलिए 3n होता है, और जिम्नोस्पर्म में बिफोर फर्टिलाइजेशन, इसलिए हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। फिर से बताओ, किनके एग और लार्वी शिकार होने का चांस ज्यादा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन वालों में एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। इंटरनल वाले इतनी केयर करते हैं कि 9 महीने वजन ढो लेंगे,
वजन सहन कर लेंगे। बच्चे के जन्म में कई बार मृत्यु भी हो जाती है, हम लोग इतना अपने बच्चों की केयर करते हैं कि उनको शरीर से बाहर नहीं निकालते, अंदर रखते हैं। तो यूं ही पूछें पेरेंटल केयर किस में ज्यादा होती है, ओविपारस में, विविपारस में? है सांप अपने अंडे खुद ही खा जाता, सांप अपने अंडे खुद ही खा जाता, कब मखत कहीं का। कछुआनी अपने अंडे गड्ढा खोद दबा के भाग जाती है। और हम लोग 6-6 साल के बच्चों को भी गोद लेके चलते ना। पेरेंटल केयर किस में ज्यादा है? अब विविपारस में भी सर्वोच्च है किसमें? इंसान में। इंसान में ना। हम लोग चाहे 80 साल के हो जाए, अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा तो पूछे यही, मम्मी जिंदा पूछे यही, खाना खाया कि नहीं, याद आएगी नहीं? तो इस तरह से पेरेंटल केयर होती है। बस इस पर जल्दी जल्दी बताना। अप टू टेरिडोफाइट गैमीट ट्रांसफर कौन करता है? वाटर। कौन करता है? जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। अच्छा बच्चा एक चीज तो छूटी गई, कोई बात नहीं। पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट छूट गए। वो बायोटिक हो सकते हैं, एबायोटिक। एबायोटिक में क्या विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है। जो एबायोटिक फैक्टर द्वारा, एजेंट द्वारा पॉलिनेटेड, उनके फूल कलरलेस होते हैं, विदाउट एनी नेक्टर होते हैं। और एक फूल लगा होना अच्छा होगा कि फूलों का झुंड, क्योंकि जब हम लोग मेला दशहरा में निशाना साधते हैं गुब्बारा पे, तो बहुत सारे गुब्बारा लगे तो निशाना लगने का चांस ज्यादा होता है। कि तो सिंगल फूल के बजाय जब पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता, फूलों का गुच्छा होता है, तो वहां चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाता है ना। अच्छा बताओ, फेदरी स्टिग्मा किसकी होती है? मोनोकॉट की। पानी वाले पौधों में पानी पॉलिनेशन कराएगा, लेकिन गारंटी क्या सारे पानी वाले पौधों में पानी ही कराएगा? जैसे कमल का पौधा है, वो पानी पुगता है लेकिन फूल तो ऊपर है। वाटर लिली पानी पुगता है लेकिन फूल तो ऊपर है। तो वाटर हाइसेंथ तो पानी पुगता, फूल तो ऊपर है। तो जो पौधे पानी पुगते हैं लेकिन फूल हवा में होता है, तो उनका पॉलिनेशन वैसे ही होता है जैसे दूसरे टेरेस्ट्रियल प्लांट में होता है, अर्थात विंड और इंसेक्ट द्वारा। तो वाटर लिली याद आया, वाटर हाइसेंथ याद आया। अच्छा सी ग्रास किसको कहते हैं? जॉस्टेरा को। सी ग्रास किसको कहते हैं? जॉस्टेरा को। क्या बैलिसनेरिया याद आया? हाइड्रिला याद आया? पता तुम पानी में पड़े रहोगे सड़ जाओगे, लेकिन अगर म्यूकस की कोटिंग कर दी जाए तो पानी में सड़ोगे नहीं। तो जितने वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, इनके पॉलिनेटेड म्यूकस कोटेड होते हैं। अच्छा ये बताओ, एमार्फोफाइलस का नाम याद आया? टालिस फ्लावर याद आया? कुछ इंसेक्ट इनके ऊपर अंडे देते हैं, कुछ फ्लीज इनके ऊपर अंडे देती है। यक्का, यक्का मौत, प्रोन्यूवा मौत, उसकी ओवरी के अंदर अंडे देता ना। अच्छा नेक्टर रॉबर शब्द याद आया? अच्छा इंटिमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। काइरोप्टेरोफिली, चमगादड़। अच्छा बताओ, पेड़ पे अगर कोई गिलहरी है और टहनी हिला रही है, तो हो सकता है ऊपर वाली टहनी की पॉलिन गिरे, झड़ के नीचे वाले फूल गिरे। तो क्या आर्बोरियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बंदर, गिलहरी, समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, जितने बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, इनके फूल कलरलेस होने चाहिए, भड़कीले कलर के होने चाहिए। तो डार्क रेड होते हैं ना। हमिंग बर्ड का नाम याद आया? सन बर्ड का नाम याद आया? तो इस तरह से पॉलिनेशन तुम पूरा समझ गए। देखे कौन बताएगा? बस आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल। पॉलिन ग्रेन कैसे जर्मिनेट करते? कांच की स्लाइड ली, उसके ऊपर किसी के परागकण डाले, चाहे वो पी हो, चिक पी हो, बालसम प्लांट हो, कितने % शुगर सोल्यूशन डाले हैं? 10%। 15 से 30 मिनट के अंदर पॉलिन ट्यूब निकलते दिख जाएगी ना। तो चलो खैर, आज ज्यादा स्लो नहीं हुआ, स्लो नहीं हुआ। ऐसा ना कि एक बार हर चीज रिकॉल हो जाएगी और ठीक है, एक दिन में 2 चैप्टर हो गए, कितना चाहिए। कल अब जैसे कल आएंगे तो मजा आएगा, कल ये भी सब रिवाइज करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो कल हम तुम्हें फ्रूट, सीड और पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन